तो एक सिंगल वर्ड, डोमिनियन वर्सेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का कोर्स बदल सकता था। बिल्कुल। और क्या हुआ अगर मैं कहूं कि हमारी हिस्ट्री के सबसे फेमस कॉल्स में से एक, क्विट इंडिया, में एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट्स को क्विट करने के लिए नहीं कहा गया था। इंटरेस्टिंग। कंफ्यूज्ड? गुड। आज हम ऐसे ही ट्रिकी हिस्टोरिकल मोमेंट्स को डिकोड करेंगे। और दोस्त, अगर ऐसे और माइंड ब्लोइंग ब्रेकडाउन्स चाहिए जो हिस्ट्री को यादगार बना दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना और कमेंट में रेडी टू डाइव लिखना मत भूलना। बिल्कुल। टुडे वी आर ऑन अ मिशन। हमारा सफर आगे बढ़ेगा और हम यूपीएससी क्वेश्चंस 41 से लेकर 60 तक टैकल करेंगे। राइट। हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की स्ट्रैटेजी को डाइसेक्ट करेंगे, फेमस क्रिप्स मिशन और उसके पोस्ट डेटेड चेक को डिकोड करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट की हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स को समझेंगे और भी बहुत कुछ। हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। तो अपनी कॉफी ले लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए एंड लेट्स बिगिन। ओके, तो आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 41। Question 41. In the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi who was the second. UPSC CSE pre-2009. ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। Broad micro theme. Gandhian movements. अच्छा। ओके, चलो इस कॉन्सेप्ट को अनपैक करते हैं। साल है 1940। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और वाइस रॉय लिनलिथ-गो ने इंडिया को वॉर में पार्टिसिपेंट डिक्लेयर कर दिया है। बिना किसी इंडियन लीडर से कंसल्ट किए? करेक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस इससे काफी गुस्से में है, लेकिन वो जानते हैं कि एक फुल ब्लोन मास मूवमेंट इस वक्त सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो क्या किया जाए? यहाँ पर गांधी जी का जीनियस सामने आता है। ये मास प्रोटेस्ट के बारे में नहीं था, लेकिन चुप बैठने के बारे में भी नहीं था। इमेजिन करो कि आपके कॉलेज प्रिंसिपल पूरी स्टूडेंट बॉडी को एक नेशनल कंपटीशन में एनरोल कर देते हैं बिना किसी से पूछे। आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, लेकिन एक मास स्ट्राइक से एक्सपल्जन हो सकता है। राइट। तो आप डिसाइड करते हो कि कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एक एक करके प्रिंसिपल के पास जाएंगे और फॉर्मली अपना ऑपोजिशन स्टेट करेंगे। यही था इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या बात है। हाँ, ये एक सिंबॉलिक, लिमिटेड और इंडिविजुअल बेस्ड प्रोटेस्ट था, जिसका एक बहुत स्पेसिफिक डिमांड था, वॉर के अगेंस्ट प्रीच करने की फ्रीडम ऑफ स्पीच। एग्जैक्टली। अब आते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस पर। चलो क्वेश्चन स्टेम चेक करें। ये क्लासिक यूपीएससी मूव है। वो आपको फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे का नाम देते हैं और सेकंड के बारे में पूछते हैं। हाँ, वो नॉलेज की डेप्थ टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ऑप्शन सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजागोपालाचारी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सभी फ्रीडम स्ट्रगल के जायंट्स थे, टॉप टियर कांग्रेस लीडर्स। लेकिन इस स्पेसिफिक सिंबॉलिक रोल के लिए गांधी जी के दिमाग में एक सीक्वेंस था। करेक्ट। पहले सत्याग्रही 17 अक्टूबर 1940 को चुने गए। वो विनोबा भावे ही थे। गांधी जी ने उन्हें उनके नॉन वायलेंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क में गहरे विश्वास के लिए चुना था। और सेकंड? और सेकंड सत्याग्रही थे बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें विनोबा भावे के बाद चुना गया था, कांग्रेस की पॉलिटिकल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारा सही जवाब है बी। जी हाँ। बाकी सब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत जरूरी होने के बावजूद इस स्पेसिफिक सीक्वेंस में सेकंड नहीं थे। यहाँ एक हाइल्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है। यूपीएससी सीक्वेंसेस पसंद करता है। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड पूछ लिया है, थर्ड कौन थे? अच्छा पॉइंट है। याद रखना, वो थे ब्रह्मादत्त। ये थोड़ा कम जाना माना फैक्ट है, लेकिन अगले एग्जाम्स के लिए हाईली प्रोबेबल है। राइट। एक और प्रोसीजरल डिटेल, सत्याग्रही को अपनी एंटी वॉर स्पीच के टाइम और प्लेस के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पहले से इन्फॉर्म करना होता था। ये दिखाता है कि प्रोटेस्ट कितना ऑर्गेनाइज्ड और नॉन कन्फ्रंटेशनल फिर भी फर्म था। इस सीक्वेंस के लिए एक सिंपल मेमोरी हैक है, बस कोड वीजेबी याद रखें। विनोबा, जवाहरलाल, ब्रह्मादत्त। वीजेबी सिंपल। ये पहले 3 सत्याग्रही के लिए एक सिंपल मेमोनिक है। तो मिनी रिकैप, इंडिविजुअल सत्याग्रह इंडिया की WWI में फर्स्ट पार्टिसिपेशन के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। पहले थे विनोबा भावे और सेकंड हमारा आंसर जवाहरलाल नेहरू। उन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट की कमी नहीं, बल्कि एक्टिव इंडियन सपोर्ट चाहिए। और इसी डेस्परेशन में वो एक मिशन इंडिया भेजते हैं। बिल्कुल, जो हमें हमारे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस तक ले आता है। अ डबल हिटर, क्वेश्चन 42 2009 से और क्वेश्चन 60 2003 से, दोनों क्रिप्स मिशन पर। क्वेश्चन 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्रिप्स प्रपोजल्स इंक्लूड द प्रोविजन फॉर 1. फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, 2. creation of constitution making body. Okay. Which of the statements given above is are correct? Options हैं A only 1, B only 2, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। और क्वेश्चन 60 भी आपसे मिशन के प्रपोजल्स का करेक्ट एस्पेक्ट पूछता है। कोर कॉन्सेप्ट है मार्च 1942 का क्रिप्स मिशन। जापान साउथ ईस्ट एशिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था और इंडिया पर खतरा बहुत रियल था। ब्रिटेन को यूएसए जैसे एलाइज के प्रेशर में एक नेगोशिएशन ऑफर के साथ सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजना पड़ा। इसके लिए मेरे पास एक एनालॉजी है। बताइए। सोचो आपके पेरेंट्स कहते हैं फाइनल एग्जाम्स में 95% ले आओ, एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम तुम्हें अपना रूम पूरी तरह से डिजाइन करने देंगे, लेकिन घर का मेन गेट और चाबियां हमारे पास ही रहेंगी। परफेक्ट एनालॉजी। यही था क्रिप्स मिशन। अभी वॉर जीतने में हमारी हेल्प करो और वॉर के बाद हम तुम्हें कुछ देंगे। कीवर्ड है आफ्टर। बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन 42 के स्टेटमेंट्स का डीप डाइव करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया।
ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है और ये गलत है। की ऑफर था डोमिनियन स्टेटस, ना कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। राइट। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया सेल्फ गवर्निंग एंटिटी होगा लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर, एक बहुत बड़ा फर्क है। एग्जैक्टली। कांग्रेस 1929 में ही इस डिमांड से आगे बढ़ चुकी थी। अब स्टेटमेंट 2, क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा। विशन ने प्रपोज किया था कि वॉर के बाद एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो इंडिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। इससे करेक्ट आंसर बनता है बी, ओनली 2। करेक्ट। और अगर आप क्वेश्चन 60 को देखें तो उसका ऑप्शन बी, द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भी करेक्ट प्रपोजल है। सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग साल में टेस्ट किया गया। बिल्कुल। और हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये जानना जरूरी है कि क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस नहीं। और वॉर के बाद वाली टाइमलाइन भी बहुत वेग थी। हाँ, और मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि प्रपोजल ने एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान ग्रांट नहीं किया। उसमें क्लॉज था जो प्रोविंसेस को अलग होने की इजाजत देता था, जो पार्टीशन का एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन वो जिन्ना की क्लियर कट डिमांड नहीं थी। और इससे हम उस लेजेंडरी कोट पर आते हैं। गांधी जी ने इस ऑफर को फेमसली अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहा था। वाव। पोस्ट डेटेड क्योंकि प्रोमिसेस फ्यूचर के लिए थे और ऑन अ फेलिंग बैंक क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर की ताकत कम हो रही थी। क्या पावरफुल टेक डाउन था। इसके लिए मेमोरी हैक है। सोचिए, क्रिप्स इज इक्वल टू सी, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो करेक्ट है, और सी फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो इनकरेक्ट है। क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था, समझे? मिनी रिकैप। क्रिप्स मिशन 1942 एक पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफर की, फुल इंडिपेंडेंस नहीं। सभी मेजर पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया। चलो अब उस आदमी को देखते हैं जिसने उसे भेजा था। क्वेश्चन 43, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? यूपीएससी सीएसई प्री 2009। ऑप्शंस: ए, जेम्स रैमजी मैकडोनल्ड, बी, स्टैनली बॉल्डविन, सी, नेविल चैम्बरलिन, डी, विंस्टन चर्चिल। ब्रॉड माइक्रो थीम, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड बीच में। तो यूके के वॉर टाइम पीएम कौन थे? दी वन एंड ओनली विंस्टन चर्चिल। वो ब्रिटेन के लिए एक ब्रिलियंट वॉर टाइम लीडर थे, लेकिन इस बात पर काफी जिद्दी थे कि वो ब्रिटिश एम्पायर के लिक्विडेशन को प्रिजाइड नहीं करना चाहते। तो वही सही जवाब है। बिल्कुल। चलो गलत ऑप्शन से कुछ पेरिफेरल नॉलेज निकालते हैं क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है। सही है। ए, जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड, कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 के लिए फेमस है जिसके कारण पूना पैक्ट हुआ। सी, नेविल चैम्बरलिन, चर्चिल से ठीक पहले पीएम थे और हिटलर के प्रति अपनी प्री वॉर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के लिए जाने जाते हैं। हर पीएम की टाइमलाइन जानने से उन्हें सही जगह प्लेस करने में हेल्प मिलती है। इसके लिए मेमोरी हैक। चर्चिल वॉर पीएम थे, क्रिप्स मिशन इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए एक वॉर एफर्ट था। कनेक्शन एकदम डायरेक्ट और याद रखने में आसान है। तो एक क्विक मिनी रिकैप। चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा, डन एंड डस्टेड। चलो पॉलिटिक्स से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन? यूपीएससी सीएसई प्री 2008। ऑप्शंस हैं ए, लाला हरदयाल, बी, रास बिहारी बोस, सी, सुभाष चंद्र बोस और डी, वी.डी. सावरकर। ब्रॉड माइक्रो थीम, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। ये काफी एक्साइटिंग है। हम एक ऐसी आर्मी की बात कर रहे हैं जो फॉरेन सॉइल पर बनाई गई थी इंडिया की आजादी के लिए लड़ने के लिए। फ्री इंडियन लीजन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में बनाई गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया से अपना डेयरिंग एस्केप किया और जर्मनी पहुंचे तो उन्होंने एक्सेस पावर्स के साथ कोलैबोरेट किया। अच्छा। उन्होंने ये यूनिट मुख्य रूप से उन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी POWs से बनाई जिन्हें जर्मन्स और इटालियंस ने नॉर्थ अफ्रीका में कैप्चर किया था। आइडिया बहुत हिम्मत वाला था। एक्सेस पावर्स के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना और इंडिया को आजाद कराना। तो करेक्ट आंसर सीधा है सी, सुभाष चंद्र बोस। अब चलो एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। ओके। ए, लाला हरदयाल गदर पार्टी से जुड़े थे जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत पहले WWI के दौरान एक्टिव थी, तो गलत टाइमलाइन। राइट। बी, रास बिहारी बोस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और एक कंफ्यूजन का पॉइंट हो सकता है। वो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी INA की नींव रखने में इंस्ट्रूमेंटल थे, जिसे बाद में नेताजी ने लीड किया। करेक्ट। तो रास बिहारी बोस एशिया में INA से एसोसिएटेड हैं, लेकिन फ्री इंडियन लीजन यूरोप में नेताजी का इनिशिएटिव था। और डी, वी.डी. सावरकर। वी सावरकर अभिनव भारत जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। तो हाई यील्ड टेकअवे ये है, फ्री इंडियन लीजन को INA से कंफ्यूज ना करें। लीजन पहले यूरोप जर्मनी में बनी, जबकि INA साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुई। दोनों नेताजी की लीडरशिप में थे पर अलग अलग एंटिटीज थे। इसके लिए एक अच्छा मेमोरी हैक है। लीजन इज इक्वल टू यूरोप, INA इज इक्वल टू एशिया, और दोनों के हीरो बोस। कूल ना? मिनी रिकैप। फ्री इंडियन लीजन सुभाष चंद्र बोस की यूरोपियन आर्मी थी, सिंपल एज दैट। अब वापस इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंट पर आते हैं। टाइम फॉर एन असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को सच में टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 45, असर्शन। ए, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939। रीजन आर, द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यूपीएससी CSE प्री 2008। ब्रॉड माइक्रो थीम, रोड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, ANR क्वेश्चंस के लिए हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या A सच है, क्या R सच है, और अगर दोनों सच हैं तो क्या R A का सही एक्सप्लेनेशन है?
चलो चेक करते हैं। असर्शन ए, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द ईयर 1939। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स बनाई थी। और उन्होंने 1939 के एंड में रिजाइन कर दिया था। हाँ, तो ए करेक्ट है। अब रीजन आर, द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द वाइसरॉयज डिसीजन टू डिक्लेयर वॉर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वाइसरॉय लिनलिथ-गो ने बिना किसी कंसल्टेशन के इंडिया को WWI में बेलिजरेंट डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस इससे काफी नाराज थी। तो आर भी करेक्ट है। अब फाइनल स्टेप, ए और आर को कनेक्ट करना। क्या मिनिस्ट्रीज ने वाइसरॉय के यूनिलैटरल डिसीजन के कारण रिजाइन किया? हाँ, वही इमीडिएट ट्रिगर था। बिल्कुल। रेजिग्नेशन एक पावरफुल प्रोटेस्ट था, इसलिए आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर है ए। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर एक सो वॉट वाला पार्ट है, द बिग पिक्चर। ये रेजिग्नेशन हालांकि प्रिंसिपल था, पर इसने 8 प्रोविंसेस में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसी खाली स्टेज ने मुस्लिम लीग को, जो गेम में बनी रही, अपनी पावर को मैसिवली कंसोलिडेट करने का मौका दिया और ये कन्विंसिंगली आर्ग्यू करने का मौका दिया कि वो ही मुस्लिम्स की एकमात्र आवाज है। तो एक तरह से 1939 के प्रोटेस्ट ने अनजाने में 1947 के पॉलिटिक्स के लिए रास्ता साफ कर दिया। इस कॉन्सेप्ट के लिए एक सिंपल मेमोरी हैक है, नो कंसल्टेशन इज नो कॉपरेशन। ये कांग्रेस का क्लियर प्रिंसिपल था। मिनी रिकैप, वाइसरॉय के यूनिलैटरल डिसीजन ऑन WWI ने सीधे सीधे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के मास रेजिग्नेशन को लीड किया। रीजन असर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। अगला सवाल, क्वेश्चन 46। Question 46. Which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council in which all the portfolios, including that of war members, were to be held by the Indian leaders? UPSC CSE pre-2008. ऑप्शंस हैं ए साइमन कमीशन, बी शिमला कॉन्फ्रेंस, सी क्रिप्स मिशन और डी कैबिनेट मिशन। Broad micro theme, constitutional developments. सवाल एक स्पेसिफिक प्रपोजल के बारे में पूछ रहा है जहां वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लगभग सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे। ये एक बड़ी बात थी। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है वेवल प्लान, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में डिस्कस किया गया था। क्रिप्स मिशन के फेलियर और WWI के अंत के नजदीक वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ने की एक और कोशिश की। तो प्लान का सेंट्रल आइडिया क्या था? प्लान का सेंट्रल आइडिया वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करना था। वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी मेंबर्स इंडियंस होने थे। प्लान ने कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच पैरिटी भी प्रपोज की थी। तो करेक्ट आंसर साफ है, बी शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। बाकी ऑप्शंस अलग टाइमलाइन से हैं। करेक्ट। साइमन कमीशन 1927 1919 एक्ट को रिव्यू करने के लिए था। क्रिप्स मिशन 1942 हमने अभी डिस्कस किया और कैबिनेट मिशन 1946 बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्लान के साथ आया। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज, वेवल प्लान फेल क्यों हुआ? ये शिमला में बुरी तरह फेल हुआ। मेन रीजन था जिन्ना का इस बात पर अड़ना कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही काउंसिल में मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है, जिसे कांग्रेस, जिसके पास मौलाना आजाद जैसे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स थे, एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। इस डेडलॉक में इसे फेल कर दिया। एक अच्छा मेमोरी हैक है, वेवल वेव्ड अ न्यू काउंसिल प्लान एट शिमला। वेवल को शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 से कनेक्ट कर लीजिए। मिनी रिकैप, लगभग ऑल इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रपोजल वेवल प्लान का हिस्सा था, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47. Which portfolio was held by Dr. Rajendra Prasad in the interim government formed in the year 1946? UPSC CSE pre 2006. Options हैं A. Defense, B. External Affairs and Commonwealth Relations, C. Food and Agriculture, D. None of the above. Broad micro theme, interim government. The concept है सितंबर 1946 में interim government का formation, जो आज़ादी के लिए एक ट्रायल रन जैसा था। हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड की गई एक कैबिनेट थी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक बहुत क्रिटिकल पोर्टफोलियो दिया गया था, सी फूड एंड एग्रीकल्चर। राइट। क्राइसिस से निपटने के लिए ग्रो मोर फूड का नारा भी प्रमोट किया था। बिल्कुल सही। पेरिफेरल नॉलेज के लिए दूसरे की पोर्टफोलियोज याद रखना बहुत यूजफुल है। जवाहरलाल नेहरू ने एक्सटर्नल अफेयर्स संभाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने होम अफेयर्स, और जब मुस्लिम लीग ने बाद में ज्वाइन किया तो लियाकत अली खान को क्रूशल फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया गया। हाँ, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। यहाँ एक बहुत कूल मेमोरी हैक है, प्रसाद शब्द अक्सर फूड ऑफरिंग्स के लिए यूज होता है, तो राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। याद रहेगा ना? मिनी रिकैप, 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो संभाला था। चलो इससे पहले कि एक लैंडमार्क इवेंट पर चलते हैं। दादाभाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय और डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस। द कॉन्सेप्ट है लाहौर सेशन ऑफ द INC इन दिसंबर 1929। ये एक वाटरशेड मोमेंट था। बिल्कुल। कांग्रेस ने ऑफिशियली अपना गोल डोमेनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दिया था। ये शिफ्ट यंगर मोर रेडिकल विंग द्वारा ड्राइव किया गया था, जिसे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स लीड कर रहे थे। और इस लैंडमार्क सेशन के प्रेसिडेंट थे बी जवाहरलाल नेहरू। वो नेशनलिज्म के इस नए असर्टिव फेस का चेहरा थे। बाकी ऑप्शंस कांग्रेस के अलग अलग एराज से हैं। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाहौर में रावी नदी के किनारे पास किया गया था। सेशन ने 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज डे मनाने का भी फैसला किया। इसी वजह से
सालों बाद 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे के रूप में चुना गया, इस ऐतिहासिक घोषणा की याद में। एक सिंपल मेमोरी हैक। नेहरू का सबसे कीमती जवाहर मतलब जेम पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था। पर्सन को अचीवमेंट से कनेक्ट करो। मिनी रिकैप। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की, जहां पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ। अगला सवाल। क्वेश्चन 49। Which of the following pairs are correctly matched? UPSC CSE pre-2005. पैर हैं। 1. चंपारण सत्याग्रह, राजेंद्र प्रसाद। 2. अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, मोरारजी देसाई। 3. खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। ब्रॉड माइक्रो थीम, अर्ली गांधीयन सत्याग्रह। द कॉन्सेप्ट है गांधी के शुरुआती मूवमेंट से जुड़े की लीडर्स को पहचानना। चलो हर पेयर को एनालाइज करते हैं। पैर 1, चंपारण सत्याग्रह 1917, राजेंद्र प्रसाद। ये करेक्टली मैच्ड है। जबकि गांधी तिनकाथिया सिस्टम के खिलाफ मेन लीडर थे, उन्हें राजेंद्र प्रसाद सहित ब्रिलियंट लीडर्स की एक टीम ने असिस्ट किया था। करेक्ट। पेयर 2, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, मोरारजी देसाई। हाँ, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। स्ट्राइक प्लेग बोनस के लिए थी। यहाँ गांधी के की एसोसिएट अनुसुईया साराभाई थी, एक सोशल वर्कर। मोरारजी देसाई यहाँ प्रोमिनेंट फिगर नहीं थे। अच्छा। पेयर 3, खेड़ा सत्याग्रह 1918, वल्लभ भाई पटेल। ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। खेड़ा सत्याग्रह फसल खराब होने के कारण टैक्स रिमिशन के लिए था। यही वो मूवमेंट है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के सबसे विश्वासपात्र ल्यूटेनेंट्स में से एक बनकर उभरे। तो पहरा 1 और पहरा 3 करेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 और 3। बिल्कुल। पेरिफेरल नॉलेज के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखें। चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। एक्रोनिम CAK लाइक केक। सीक्वेंस याद रखने में हेल्प करता है। मेमोरी हैक। अहमदाबाद के लिए याद रखें, अहमदाबाद इक्वल्स अनुसुईया। ए कनेक्शन स्ट्रांग है। और खेड़ा वो जगह है जहां पटेल किसानों के सरदार बने। मिनी रिकैप। चंपारण प्रसाद और खेड़ा पटेल करेक्ट पेयर्स हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अनुसुईया साराभाई से एसोसिएटेड है। चलिए क्वेश्चन 50 पर। Question 50. Consider the following statements. 1. Lord Mountbatten was the viceroy when the Shimla conference took place. 2. Indian Navy revolt 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the government. UPSC CSE pre-2005. ब्रॉड माइक्रो थीम, टाइमलाइन ऑफ वाइसरॉयज एंड की इवेंट्स। चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। ये गलत है, हमने अभी डिस्कस किया। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में वेवल प्लान डिस्कस करने के लिए हुई थी। वाइसरॉय लॉर्ड वेवल थे। हाँ, माउंटबैटन आखिरी वाइसरॉय थे और 1947 में आए थे। करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 टुक प्लेस इन बॉम्बे एंड कराची। ये सही है। रॉयल इंडियन नेवी RIN म्यूटिनी ऑफ फरवरी 1946 एक बहुत बड़ा इवेंट था जो बॉम्बे में शुरू हुआ और कराची सहित दूसरे नेवल एस्टैब्लिशमेंट्स तक फैल गया। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। करेक्ट आंसर है B, 2 ओनली। बिल्कुल। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज। RIN म्यूटिनी ब्रिटिश राज के लिए आखिरी कील साबित हुई। इसने उन्हें दिखा दिया कि वो अब आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी पर डिपेंड नहीं कर सकते, जो उनके रूल का मुख्य स्तंभ था। इसके कारणों में खराब खाना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और INA ट्रायल से मिली प्रेरणा शामिल थी। मेमोरी हैक। प्लान्स और वाइसरॉयज को अलग रखें। वेविल का प्लान शिमला में था, माउंटबैटन का प्लान पार्टीशन था। ये सिंपल डिस्टिंक्शन कंफ्यूजन से बचाता है। मिनी रिकैप। वेविल शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइसरॉय थे, माउंटबैटन नहीं। RIN म्यूटनी 1946 बॉम्बे और कराची में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। Question 51. In October 1920, who of the following headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up a Communist Party of India? UPSC CSE pre-2005. ऑप्शंस है A. H.K. सरकार, B. P.C. जोशी, C. M.C. चागला, D. M.N. रॉय। Broad micro theme. Origins of Communism in India. ये एक बहुत डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रशियन रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर 1920 में ताशकंद, जो तब सोवियत यूनियन में था, में स्थापित की गई थी। तो सेंट्रल फिगर कौन थे? वो थे ब्रिलियंट रेवोल्यूशनरी और इंटेलेक्चुअल M.N. रॉय। उन्होंने ही इस इनिशिएटिव को हेड किया था। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है जो याद रखना जरूरी है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए फाउंडिंग मेंबर्स में उनकी पत्नी एवलिन रॉय ट्रेंट और अबानी मुखर्जी भी शामिल थे। CPI इंडिया के अंदर जड़ पकड़ने से पहले विदेश में बनी थी। मेमोरी हैक। सोचिए, कम्युनिस्ट रॉयल्टी की शुरुआत ताशकंद में हुई। M.N. रॉय की फिगर हैं। मिनी रिकैप। M.N. रॉय ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। नेक्स्ट। Question 52. At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? UPSC CSE pre-2005. ऑप्शंस है A. बॉम्बे, B. लाहौर, C. लखनऊ, D. त्रिपुरा। Broad micro theme. Build up to the civil disobedience movement. CDM. हमने इस सेशन पर पहले भी बात की है। हाँ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। पूर्ण स्वराज की डिमांड का फैसला और अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी का फैसला दोनों एक साथ ही हुए होंगे, है ना? Exactly.
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का ऑथराइजेशन उसी ऐतिहासिक लाहौर सेशन 1929 में दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अच्छा। सेशन ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपनी पसंद के टाइम और प्लेस पर सीडीएम लॉन्च करने के लिए ऑथराइज किया। इसी अथॉरिटी का इस्तेमाल बाद में गांधी जी ने मार्च 1930 में दांडी मार्च लॉन्च करने के लिए किया। मेमोरी हैक। लाहौर 1929 इज इक्वल टू पूर्णा स्वराज प्लस सीडीएम गो अहेड। ये दो बड़े डिसीजंस के साथ एक पावर पैक्ड सेशन था। मिनी रिकैप। 1929 के लाहौर सेशन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। चलो डॉक्टर अंबेडकर पर एक सवाल टैकल करते हैं। Question 53. Consider the following statements. 1. In the first roundtable conference, Dr. Ambedkar demanded separate electorates for the depressed classes. 2. In the Pune Pact, special provisions for representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. 3. The Indian National Congress did not take part in the third roundtable conference. UPSC, CSE, pre-2005. ब्रॉड माइक्रो थीम, रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। जी। चलो इन स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1, जी। अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन फर्स्ट आरटीसी। जी। ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट आरटीसी में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेस एक अलग माइनॉरिटी हैं, जिन्हें सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। स्टेटमेंट 2, पूना पैक्ट मेड स्पेशल प्रोविजंस इन लोकल बॉडीज सिविल सर्विसेज। ये गलत है और वर्डिंग ट्रिकी है। 1932 के पूना पैक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़कर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में जनरल हिंदू इलेक्टोरेट के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स का प्रावधान किया। अच्छा, तो स्पेशल प्रोविजंस नहीं। इसने सिर्फ पब्लिक सर्विसेज में फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात की, स्पेशल प्रोविजंस की नहीं। ये एक न्यूआंस्ड पॉइंट है। समझ गए। अब स्टेटमेंट 3, आईएनसी डिडंट अटेंड थर्ड आरटीसी। ये करेक्ट है। आईएनसी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिसमें गांधी उसके एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने पहली और तीसरी बॉयकॉट की थी। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट हैं, जबकि 2 इनकरेक्ट है। आंसर है C, 1 and 3। बिल्कुल। मेमोरी हैक। याद रखें, आईएनसी सिर्फ सेकंड राउंड के लिए गई थी और पूना पैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बदले ज्यादा रिजर्व्ड सीट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज था। मिनी रिकैप। अंबेडकर ने फर्स्ट आरटीसी में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, आईएनसी ने सिर्फ सेकंड आरटीसी अटेंड की और पूना पैक्ट का मेन प्रोविजन लेजिस्लेचर्स में रिजर्व्ड सीट्स था। Question 54. In which one of the following provinces was the Congress ministry not formed under the Act of 1935? UPSC, CSE, pre-2005. ऑप्शंस हैं A बिहार, B मद्रास, C उड़ीसा, D पंजाब। Broad micro theme. 1937 provincial elections. 1937 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। उन्होंने 11 में से 8 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज बनाई। हाँ, उन्होंने बिहार, मद्रास और उड़ीसा में डेफिनेटली गवर्नमेंट्स बनाई। तो वो प्रोविंस जहां उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई वो था D, पंजाब। पंजाब में रीजनल यूनियनिस्ट पार्टी जीती और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। सही। पेरिफेरल नॉलेज के लिए, पंजाब के अलावा एक और मेजर प्रोविंस जहां नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी वो था बंगाल। वहां कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की कोalition पावर में आई। तो इन दो बड़े एक्सेप्शंस को याद रखना, पंजाब और बंगाल बहुत हाई यील्ड है। इसका मेमोरी हैक। पंजाब और बंगाल को 1937 की कांग्रेस वेव के दो बड़े एक्सेप्शंस के रूप में सोचिए। मिनी रिकैप। कांग्रेस ने 1937 इलेक्शंस के बाद पंजाब में मिनिस्ट्री नहीं बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई। Question 55. Consider the following statements. On the eve of launch of Quit India movement, Mahatma Gandhi 1. Asked government servants to resign. 2. Asked the soldiers to leave their posts. 3. Asked the princes of the princely states to accept the sovereignty of their people. UPSC CSE pre-2005. ब्रॉड माइक्रो थीम, नेचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्वेश्चन उन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में है जो गांधी जी ने अपनी फेमस डू और डाई स्पीच में दी थी। चलो कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, आस्क्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू रिजाइन। ये गलत है। उन्होंने उन्हें रिजाइन करने को नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि रिजाइन मत करो, लेकिन ओपनली कांग्रेस के प्रति अपनी अलीजेंस डिक्लेयर करो। दिल बदलने का कॉल था। हाँ। स्टेटमेंट 2, आस्क्ड द सोल्जर्स टू लीव देयर पोस्ट्स। ये भी गलत है। उन्होंने उन्हें पोस्ट छोड़ने को नहीं, बल्कि अपने ही लोगों पर गोली चलाने से मना करने को कहा। मॉरल ऑर्डर्स को ना मानने का कॉल। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट 3, आस्क्ड द प्रिंसेस टू एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ देयर पीपल। ये करेक्ट है। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से अपील की कि वो नेशनल मूवमेंट के साथ अलाइन हो जाएं। तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। आंसर है C, 3 ओनली। कोर आइडिया था एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर से पूरी तरह पैरालाइज करना, जो अलीजेंस बदलने से ड्राइव होता। मेमोरी हैक। याद रखिए कि डू और डाई का कॉल न्यूआंस था। ये अलीजेंस बदलने और इमोरल ऑर्डर्स को न मानने के बारे में था, सिर्फ नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं। मिनी रिकैप। अपने क्विट इंडिया कॉल में गांधी ने प्रिंसेस से उनके लोगों की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करने को कहा, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स या सोल्जर्स को रिजाइन या पोस्ट छोड़ने को नहीं कहा। अगला सवाल, क्वेश्चन 56। Question 56. Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? UPSC CSE pre-2005. ऑप्शंस है A, इंडियन फ्रीडम पार्टी, B, आजाद हिंद फौज, C, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, D, फॉरवर्ड ब्लॉक। Broad micro theme.
त्रिपुरी कांग्रेस क्राइसिस। 1939 में बोस गांधी जी के कैंडिडेट को हराकर कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट हुए, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनाई ताकि सभी लेफ्ट विंग और रेडिकल एलिमेंट्स को कंसोलिडेट कर सकें। वो पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा, तो आजाद हिंद फौज नहीं? नहीं, आजाद हिंद फौज वो आर्मी थी जिसे उन्होंने बाद में लीड किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का एम एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करना था। मेमोरी हैक। कॉन्फ्लिक्ट के बाद बोस ने अपने खुद के ब्लॉक के साथ फॉरवर्ड बढ़ने का फैसला किया। नाम ही पूरी कहानी बताता है। मिनी रिकैप। 1939 में कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। Which one of the following statements is correct? UPSC CSE pre-2004। ये सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है। चलो ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ओके। A. The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946. ये करेक्ट है। ये कैबिनेट मिशन प्लान पर आधारित एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर्स। ये इनकरेक्ट है, जिन्ना मेंबर नहीं थे। C. The first session was held in January 1947। ये भी इनकरेक्ट है, वो दिसंबर 9, 1946 को हुआ था। और D. The Constitution was adopted on 26 January 1950। ये भी इनकरेक्ट है। इसे नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट किया गया था और जनवरी 26, 1950 को लागू हुआ था। वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है A। पेरिफेरल नॉलेज के लिए पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। मेमोरी हैक। द असेंबली 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस का एक इनडायरेक्ट क्रिएशन थी। ये साल और मेथड को लिंक करने में हेल्प करता है। मिनी रिकैप। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई थी। बाकी स्टेटमेंट्स फैक्चुअली गलत हैं। क्वेश्चन 58। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, who among the following proposed this Swaraj should be defined as complete independence, free from all foreign control? UPSC CSE pre-2004। ब्रॉड माइक्रो थीम। एवोल्यूशन ऑफ स्वराज। ऑफिशियल शिफ्ट तो पूर्णा स्वराज पर 1929 में हुआ, लेकिन ये आइडिया बहुत पहले किसने प्रपोज किया था? कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद सेशन में एक लीडर ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल का रेजोल्यूशन मूव किया था। ये थे कवि और फ्रीडम फाइटर बी. मौलाना हसरत मोहानी। फैसिनेटिंग बात यह है कि महात्मा गांधी ने खुद उस वक्त इस रेजोल्यूशन का विरोध किया था, उसे बहुत रेडिकल मानकर। सही। लेकिन ये दिखाता है कि मोहानी जैसे लीडर्स अपने वक्त से कितना आगे थे। पेरिफेरल नॉलेज के लिए मोहानी को इंकलाब जिंदाबाद का नारा कॉइन करने का क्रेडिट भी दिया जाता है। मेमोरी हैक। मौलाना हसरत मोहानी को कंप्लीट फ्रीडम की गहरी हसरत यानी इच्छा थी मेन स्ट्रीम बनने से बहुत पहले। मिनी रिकैप। मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज की डेफिनेशन एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1921 में ही प्रपोज कर दी थी। Question 59. When Congress leaders condemned the Montagu-Chelmsford report, many moderates left the party to form the UPSC CSE pre-2003। ऑप्शंस है A. स्वराज्य पार्टी, B. इंडियन फ्रीडम पार्टी, C. इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, D. इंडियन लिबरल फेडरेशन। Broad micro theme. Splits within Congress। 1918 के Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स को नेशनलिस्ट ने इनएडिक्वेट कहकर कंडेम किया, लेकिन पुराने मॉडरेट लीडर्स को लगा कि रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इससे एक स्प्लिट हुआ। हाँ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया के नेतृत्व में मॉडरेट लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ दी और 1919 में अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस नई पार्टी का नाम था डी. इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसे स्वराज पार्टी से डिफरेंशिएट करना जरूरी है। बिल्कुल। स्वराज पार्टी बाद में 1923 में एक अलग इशू पर बनी थी। मेमोरी हैक। मॉडरेट्स ने कांग्रेस से एक लिबरल एग्जिट लिया और इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाई। मिनी रिकैप। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले मॉडरेट्स ने इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाई। और अब हमारे आखिरी सवाल के लिए क्वेश्चन 60। An important aspect of the Cripps mission of 1942 was UPSC CSE pre-2003। यह क्वेश्चन 42 जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस अलग तरह से फ्रेम किया गया है। हाँ, ऑप्शंस पर एक झलक डालने से पता चलता है कि करेक्ट आंसर है बी. द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसा कि हमने एस्टैब्लिश किया, ये कोर प्रपोजल था। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। हाँ, क्योंकि वो प्रोविंसेस को ऑप्ट आउट करने की चॉइस और ऑफर किए गए स्टेटस के नेचर को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। क्या सेशन था। हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह से लेकर क्रिप्स मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक सब कुछ कवर किया। हमने देखा कि कैसे एक शब्द, एक प्रपोजल, एक लीडर हिस्ट्री का रुख बदल सकता था। बिल्कुल। चलो एक क्विक कंटेंट इम्बाइबिंग सेशन करते हैं की टेकअवेज के साथ। ठीक है। फर्स्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए था वॉर के खिलाफ, VJB सीक्वेंस के साथ, विनोबा, जवाहरलाल, ब्रह्मदत्त। सेकंड, क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, और एक पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गांधी जी का पोस्ट डेटेड चेक याद रखें। थर्ड, क्विट इंडिया के दौरान गांधी जी का डू और डाई कॉल न्यूआंस था। ये अंदर से अलीजेंस बदलने के बारे में था, सिर्फ रिजाइन या डिजर्ट करने के बारे में नहीं। और आखिर में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन और सिविल डिसोबीडियंस के ऑथराइजेशन जैसे कई क्रिटिकल इवेंट्स एक ही पावर हाउस सेशन में हुए, लाहौर सेशन ऑफ 1929। आज के लिए एक आखिरी थॉट। सोचिए,
अगर क्रिप्स मिशन ने 1942 में डोमिनियन स्टेटस के बजाय कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफर किया होता तो क्या कांग्रेस उसे एक्सेप्ट कर लेती? और अगर कर लेती तो क्या हिस्ट्री का रुख और शायद इंडिया का पार्टीशन टाला जा सकता था? इस पर सोचना जरूर। और सवालों के साथ वापस आएंगे। कीप रिवाइजिंग, स्टे क्यूरियस। Hey everyone and welcome to the deep dive. सोचो जरा, एक आदमी को इंडिया भेजा जाता है with one primary instruction: keep India united if possible. राइट। बट वही आदमी इंडिया को पार्टीशन कर देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉर्ड माउंटबैटन, इंडियाज लास्ट वाइसरॉय। हाँ, आखिर ऐसा क्या हो रहा था बिहाइंड द सीन्स कि पार्टीशन इनएविटेबल हो गया? बिल्कुल। आज हम इसी हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा के पन्नों को पलटने वाले हैं। Exactly, through some mind-blowing MCQs from previous year UPSC papers. But first, एक सेकंड लगेगा, do me a favor, hit that subscribe button, bell icon on कर दो ताकि आप कोई भी knowledge packed session मिस ना करो। और कमेंट सेक्शन में बताओ, आजादी के आखिरी दशक का कौन सा इवेंट आपको सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग लगता है? Ready? Let's dive in. एब्सोल्युटली। गेट रेडी दोस्तों। आज के क्वेश्चंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, दे आर स्टोरीज। True. We'll cover a massive chunk from question 61 all the way to 81. हम बात करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट की, खुदाई खिदमतगाज की, the infamous Balkan plan। Cabinet mission की complexities और भी बहुत कुछ। So get ready to connect the dots. चलो, let's fire up the first question. Okay. First up, question 61 from UPSC CSE Prelims 2003. Who headed the interim cabinet formed in the year 1946? और आपके ऑप्शंस हैं: A. राजेंद्र प्रसाद, B. जवाहरलाल नेहरू, C. सरदार वल्लभ भाई पटेल, D. राजा गोपालाचारी। The micro theme here is leadership in transitional governments. चलो, इससे पहले कि हम आंसर पर जंप करें, कॉन्सेप्ट समझते हैं। हाँ, ये इंटरिम गवर्नमेंट आखिर है क्या? सोचो, इट्स लाइक अ टेम्पररी मैनेजमेंट टीम। ओके, जब एक कंट्री कॉलोनियल रूल से फ्रीडम की तरफ जा रही है, Right. तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है। राइट। इंटरिम गवर्नमेंट उस गैप को फिल करती है जब तक एक फुली इलेक्टेड परमानेंट गवर्नमेंट ना बन जाए, मतलब एक ब्रिज गवर्नमेंट। परफेक्ट एनालॉजी। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी कंपनी के सीईओ के रिजाइन करने पर एक इंटरिम सीईओ अपॉइंट किया जाता है, राइट? Yeah, exactly. To manage things until a new one is hired. Simple funda. तो फिर इंडिया का ये इंटरिम सीईओ कौन था? Let's get into the deep option analysis. लेट्स डू अ स्टेटमेंट सर्जरी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ये करेक्ट आंसर है। Okay, अब देखो, टेक्निकली वाइसरॉय अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड था, बट इंडियन मेंबर्स में नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल बनाया गया था। अच्छा, तो उनके पास इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर की पावर्स थी। वो इस गवर्नमेंट के डी फैक्टो हेड थे, समझे? गॉट इट, डी फैक्टो हेड। तो फिर बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? लेट्स लुक एट देम। हाँ, ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद, ही वाज अ की फिगर नो डाउट, बट वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पर हेड नहीं। सही बात। और यहाँ एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट याद रखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने और फिर इंडिया के पहले प्रेसिडेंट। राइट, तो वो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स उन्हें इस फेज के बाद मिले। एग्जैक्टली। अब आते हैं ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। वो आर्ग्यूबली कैबिनेट में नेहरू के साथ सबसे पावरफुल इंसान थे। उनके पास होम अफेयर्स और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसा पावरफुल पोर्टफोलियो था। ही वाज द स्ट्रॉन्ग मैन, बट डेजिग्नेटेड हेड नेहरू ही थे। और इस कैबिनेट में नेहरू और पटेल की डायनामिक तो लेजेंडरी है। बिल्कुल, डिफरेंसेस थे, बट इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जैसे क्रूशियल काम पर उन्होंने साथ काम किया। एंड फाइनली ऑप्शन डी, राजा गोपालाचारी। वो एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर थे, बहुत सीनियर लीडर बट नॉट द हेड। हाँ, और उनके बारे में एक यूनिक पेरिफेरल नॉलेज फैक्ट, सी राजा गोपालाचारी या राजा जी माउंटबैटन के जाने के बाद 1948 में इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने। वाओ, तो उन्होंने भी टॉप पोस्ट होल्ड की, पर बाद में। देखा यूपीएससी कैसे नेम्स और टाइमलाइन से खेलता है। बिल्कुल। सो एलिमिनेशन लॉजिक, अगर आप कंफ्यूज भी हो तो इतना तो पता है कि नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने, बिल्कुल। तो एक लॉजिकल गेस बनता है कि उन्हें उस रोल के लिए पहले वाली गवर्नमेंट में लीड देकर ग्रूम किया गया होगा। मेक सेंस। चलो, टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। लेट्स डू इट। बस इतना याद रखो, इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया को चलाने की पायलट ट्रेनिंग थी, और चीफ पायलट कौन था? पायलट नेहरू। He was preparing for the final flight of 1947. Perfect. So, mini recap. Interim government का head was Nehru, the de facto PM. Simple. चलो, next question. Question 62 from UPSC CSE Prelims 2003. With reference to Indian freedom struggle, which one of the following statements is not correct? ध्यान देना दोस्तों। हाँ, options है: A. The Rowlatt Act aroused a wave of popular indignation and led to the Jallianwala Bagh massacre. B. Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc. C. Bhagat Singh was one of the founders of Hindustan Republic Socialist Association. D. In 1931, the Congress session at Karachi opposed Gandhi-Irwin Pact. The micro theme is major events and Congress stances. और जैसा भी आपने कहा, question stem check. कीवर्ड है not correct. Classic UPSC trap. हम झूठ ढूंढ रहे हैं, the one statement that is factually wrong. चलो ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। Let's perform a statement surgery. Option A. The Rowlatt Act led to the Jallianwala Bagh massacre. ये करेक्ट है? बिल्कुल 100% करेक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में डिटेंशन विदाउट ट्रायल अलाउ करता था। इसके प्रोटेस्ट्स में ही जलियांवाला बाग में पीसफुल गैदरिंग हुई थी। तो ए इज ट्रू। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। करेक्ट। हाँ, ये भी करेक्ट है। 1939 में गांधी जी के साथ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस के बाद बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन किया और अपना फैक्शन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो बी इज ऑल्सो ट्रू। ओके, ऑप्शन सी,
Bhagat Singh was one of the founders of Hindustan Republican Socialist Association. यस, ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। 1928 में भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने उसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया। सो सी इज ऑल्सो ट्रू। तो by elimination logic, option D ही आंसर होना चाहिए. Let's check it. In 1931, the Congress session at Karachi opposed Gandhi-Irwin Pact. ये स्टेटमेंट गलत है, बट रियलिटी इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। कराची सेशन ने, जिसके प्रेसिडेंट सरदार पटेल थे, एक्चुअली गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स यानी सपोर्ट किया था। अच्छा, इसी पैक्ट के बेसिस पर कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अग्री किया। इंटरेस्टिंग। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? पेरिफेरल नॉलेज। ये सेशन बहुत टेंस माहौल में हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कुछ दिन पहले ही एग्जीक्यूट किया गया था। ओह, बहुत से यंग लोग गांधी जी से गुस्सा थे कि वो उनकी सजा माफ नहीं करवा पाए। उन्हें कराची में काले झंडे भी दिखाए गए थे। वाओ। और एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, कराची सेशन 2 लैंडमार्क रेजोल्यूशंस के लिए फेमस है, एक फंडामेंटल राइट्स पर और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। चलो, टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। बस इतना सोचो, कराची में करार हुआ, इनकार नहीं। द सेशन गेव अ करार टू द गांधी-इरविन पैक्ट। जबरदस्त। मिनी रिकैप। तो इन शॉर्ट, कराची सेशन ने पैक्ट को सपोर्ट किया था, अपोज नहीं। ऑप्शन डी इज द लाई। On to question 63 from UPSC CSE Prelims 2002. ये खुदाई खिदमतगार्स के बारे में है। क्वेश्चन कहता है, द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर। और करेक्ट ऑप्शन है डी, द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड अ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। द माइक्रो थीम रीजनल नॉन वायलेंट मूवमेंट्स। चलो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हाँ, ये खुदाई खिदमतगार्स थे कौन? नाम का मतलब है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये एक नॉन वायलेंट पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP में। एक ऐसा रीजन जो अपनी मार्शल ट्रेडिशंस के लिए फेमस है, वहां पे नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू करना। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। इट्स लाइक स्टार्टिंग अ वेजिटेरियन मूवमेंट इन अ सिटी ऑफ स्टेक हाउसेस, स्टेरियोटाइप के अगेंस्ट। हाँ, राइट। और इनके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल। अब ऑप्शन डी को एनालाइज करते हैं। इसके 2 गोल्स बताए हैं, 1 पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड 2 अ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ये परफेक्ट समरी है। गोल 1, पश्तून ट्राइब्स को यूनाइट करना जो आपस में लड़ते रहते थे। गोल 2, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना। परफेक्ट। अब थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के इतने करीब थे कि उन्हें फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान का टाइटल मिला। और उनके फॉलोअर्स लाल रंग की शर्ट्स पहनते थे, इसलिए उन्हें रेड शर्ट्स भी कहते हैं। करेक्ट। और एक ट्रैजिक बट इंपॉर्टेंट फैक्ट, द खुदाई खिदमतगार्स पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। जब कांग्रेस ने पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया, गफ्फार खान फेल्ट डीपली बिट्रेड। उन्होंने कांग्रेस से कहा था, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, सो सैड। मेमोरी हैक, थिंक ऑफ रेड शर्ट्स एज अ रेड सिग्नल फॉर द ब्रिटिश। रेड फॉर स्टॉप कॉलोनियलिज्म। और उन्हें क्या चाहिए था? पश्तून की यूनिटी। मिनी रिकैप, खुदाई खिदमतगार्स लेड बाय फ्रंटियर गांधी was a Pashtun non-violent movement for regional unity and against colonialism. Simple and clear. Let's move to question 64 from UPSC CSE Prelims 2002. The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of options थे A. Cripps Mission, B. Rajagopalachari Formula, C. Cabinet Mission, D. Wavell Plan. The correct answer है C. Cabinet Mission. The micro theme, proposals for a united India. ये एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट का आखिरी सीरियस अटेम्प्ट था तो कीप इंडिया यूनाइटेड। उन्होंने 3 हाई लेवल कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंडिया भेजा था टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर। अब डीप ऑप्शन एनालिसिस। कैबिनेट मिशन ही आंसर क्यों है? क्योंकि इस प्लान ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स 3 टियर स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। अच्छा, कैसा स्ट्रक्चर? टियर 1, एक वीक सेंटर यूनियन ऑफ इंडिया जिसके पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस होंगे। टियर 2, 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, ग्रुप ए हिंदू मेजॉरिटी, बी और सी मुस्लिम मेजॉरिटी। टियर 3, इंडिविजुअल प्रोविंसेस। तो ये कॉम्प्रोमाइज था, इसने मुस्लिम लीग को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दी व्हाइल कीपिंग इंडिया यूनाइटेड। तो ये फेल क्यों हुआ? यही तो की है। दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने शुरू में एक्सेप्ट किया, लेकिन अपने अपने इंटरप्रिटेशंस के साथ। अच्छा, कांग्रेस चाहती थी कि प्रोविंसेस के पास ग्रुपिंग से ऑप्ट आउट करने का राइट हो, जबकि लीग कहती थी कि ग्रुपिंग कंपलसरी है। तो इस डिसएग्रीमेंट की वजह से प्लान फेल हो गया। हाँ, एंड वंस दिस प्लान फेल्ड, पार्टीशन ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो गया। इट वाज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। Let's quickly see why other options are wrong. A. Cripps Mission 1942. इसने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था आफ्टर द वॉर। ये बहुत पहले ही फेल हो गया था। डी. वेवल प्लान 1945, ये वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में था, ये भी फेल हो गया। So cabinet mission was truly the last most comprehensive plan. मेमोरी हैक, थिंक ऑफ द कैबिनेट मिशन एज द लास्ट कैबिनेट मीटिंग टू सेव द मैरिज ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। जब मीटिंग फेल हुई तो डिवोर्स यानी पार्टीशन इनएविटेबल हो गया। Mini recap. The rejection of the cabinet mission plan in 1946 was the final nail in the coffin for a united India. Next up, एक factual but crucial question. Question 65, UPSC CSE Prelims 2002.
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज, ऑप्शंस हैं ए सी राजागोपालाचारी, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। द आंसर इज बी जेबी कृपलानी। बट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल हेड कौन था? वही थे आचार्य जेबी कृपलानी। उन्हें नवंबर 1946 में मेरठ सेशन में प्रेसिडेंट चुना गया था और वो ट्रांसफर ऑफ पावर के टाइम तक प्रेसिडेंट थे। चलो एलिमिनेशन और पेरिफेरल नॉलेज यूज करते हैं। सी जवाहरलाल नेहरू, वो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे। हाँ, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से 1946 में रिजाइन कर दिया था। डी मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो कृपलानी से ठीक पहले प्रेसिडेंट थे 1940 से 1946 तक, और वो पार्टीशन के स्टॉन्च ओपोनेंट थे। तो टाइमिंग इज की हियर। अगस्त 1947 में हॉट सीट पर कृपलानी थे। और कृपलानी पर एक इंटरेस्टिंग पेरिफेरल नॉलेज, वो एक गांधीयन सोशलिस्ट थे, बट आजादी के बाद वो नेहरू गवर्नमेंट के बड़े क्रिटिक बन गए। ओह, हाँ, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके अपनी पार्टी भी बनाई। दिस शोज द आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स। मेमोरी हैक। सोचो, पार्टीशन का साल 47, ये कृपा का समय था, फ्रीडम और क्लेश का भी। पार्टीशन, प्रेसिडेंट थे कृपलानी। Mini recap. At the stroke of the midnight hour in August 1947, the president of the Indian National Congress was J.B. Kripalani. चलो, question 66 from UPSC CSE Prelims 2000. एक quote है. In this instance, we could not play off the Mohammedans against the Hindus. To which one of the following events did this remark of HSN relate? Correct answer है A. Revolt of 1857. द माइक्रो थीम, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये कोड ब्रिटिश स्ट्रैटेजी समझने के लिए प्योर गोल्ड है। एक डायरेक्ट एडमिशन है एक ब्रिटिश ऑफिशियल चार्ल्स एटिसन का कि उनकी डिवाइड एंड रूल टैक्टिक एक इवेंट के दौरान फेल हो गई। और वो इवेंट था रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल, 1857 के रिवोल्ट में जबरदस्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। सेपॉइज ने हिंदू और मुस्लिम दोनों मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना। ब्रिटिश इस यूनिटी को तोड़ नहीं पाए। एग्जैक्टली, और यही है क्रिटिकल पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। 187 में फेल होने के बाद ब्रिटिश ने इस पॉलिसी को और अग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया। अच्छा, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए, हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़े। पार्टीशन के बीज 1857 के बाद ही बोए गए थे। मेमोरी हैक। कोड कहता है कुड नॉट प्ले ऑफ। ब्रिटिश कब फेल हुए थे इस गेम में? सबसे बड़े रिवोल्ट के टाइम 1857। Mini recap. HSN's code refers to the 1857 revolt, highlighting the remarkable Hindu-Muslim unity that the British couldn't break at that time. Now for a very intriguing plan. Question 67, UPSC CSE Prelims 2000. The Balkan Plan for fragmentation of India was the brainchild of. The answer is C. Lord Mountbatten. Micro theme, partition blueprints. चलो, पहले स्केरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बाल्कन्स यूरोप का एक रीजन है जो ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद छोटे-छोटे हॉस्टाइल देशों में टूट गया था। तो बैल्कनाइजेशन का मतलब हुआ एक बड़े देश को छोटे-छोटे दुश्मन देशों में तोड़ देना। एग्जैक्टली, और माउंटबैटन का इनिशियल प्लान यही था। इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। इस प्लान में था क्या? आइडिया था कि पावर सेंटर को नहीं बल्कि इंडिविजुअल प्रोविंसेस को ट्रांसफर की जाए और फिर हर प्रोविंस आजाद हो डिसाइड करने के लिए इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो। माय गॉड, बंगाल, पंजाब, हैदराबाद सब अलग-अलग देश बन जाते। टोटल chaos। और अब क्रूशियल पेरिफेरल नॉलेज, इस डिजास्टर्स प्लान को रोका किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, जब माउंटबैटन ने उन्हें यह प्लान दिखाया, नेहरू ने गुस्से में से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये इंडिया को डिसइंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है। नेहरू के ऑपोजिशन के बाद माउंटबैटन को प्लान स्क्रैप करना पड़ा। यस, और फिर फाइनल प्लान बना जिसे हम 3 जून प्लान या माउंटबैटन प्लान कहते हैं, जिसमें इंडिया को सिर्फ 2 डोमिनियंस में बांटा गया। मेमोरी हैक। द बाल्कन प्लान वुड हैव balkaned यानी ब्रोकन इंडिया इनटू मेनी पीसेस। और इसका ब्रेन चाइल्ड कौन था? द मैन ऑन द स्पॉट, लॉर्ड माउंटबैटन। Mini recap. The Balkan Plan was Lord Mountbatten's dangerous first draft to break India into multiple states, a plan that was thankfully shot down by Nehru. Let's look at question 68 from UPSC CSE Prelims 2000. As an alternative to the partition of India, Gandhiji suggested to Mountbatten that the correct answer is B, invite Jinnah to form the government. माइट्रो थीम, लास्ट डिच एफर्ट्स फॉर यूनिटी। ये इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े व्हाट इफ्स में से एक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गांधी जी पार्टीशन रोकने के लिए कितने डेस्परेट थे। उनका सजेशन एकदम रेडिकल था। उन्होंने माउंटबैटन से कहा जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करो, उन्हें अपनी कैबिनेट बनाने दो, कांग्रेस बाहर से अनकंडीशनल सपोर्ट देगी। सोचो जरा इस ऑफर के बारे में, अपने चीफ पॉलिटिकल ओपोनेंट को पूरी गवर्नमेंट दे रहे थे, देश को यूनाइटेड रखने के लिए। तो ये आइडिया रिजेक्ट क्यों हुआ? द पेरिफेरल नॉलेज हियर इज कि ऑलमोस्ट सबने रिजेक्ट कर दिया। माउंटबैटन शॉक थे, उन्हें लगा ये अनवर्केबल है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी, स्पेशली नेहरू और पटेल, इसके सख्त खिलाफ थे। उनका इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के साथ एक्सपीरियंस बहुत खराब था। उन्हें लगा कि बहुत देर हो चुकी है। तो ये गांधी जी का एक फाइनल डेस्परेट गैम्बल था फॉर यूनिटी। मेमोरी हैक, सोचो गांधी जी की आखिरी इच्छा क्या थी यूनाइटेड इंडिया के लिए? अपने दुश्मन को राजा बनाना। सो गांधीज ऑफर इक्वल्स जिन्ना SPM। मिनी रिकैप, Gandhi's final radical offer to prevent partition was to make Jinnah the prime minister, an idea rejected as impractical. Moving on to question 69, UPSC CSE Prelims 1999. Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a God-sent opportunity? The answer is, of course, C. Subhash Chandra Bose. Micro theme, ideological differences in the freedom struggle.
ये क्वेश्चन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बीच स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो अ बिग क्वेश्चन वाज इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और लेफ्ट विंग के लीडर्स का व्यू एकदम क्लियर था। उनके लिए ये दो इंपीरियलिस्ट पावर्स की लड़ाई थी। उनकी लॉजिक सिंपल थी, माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। एग्जैक्टली। बोस के लिए ब्रिटेन्स डिफिकल्टी वाज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। उन्हें लगा ये गोल्डन चांस है स्ट्राइक करने का जब ब्रिटिश एम्पायर सबसे कमजोर है। इसी फिलॉसफी की वजह से वो इंडिया से एस्केप करके जर्मनी और जापान गए एक्सिस पावर से हेल्प लेने। करेक्ट। और अब पेरिफेरल नॉलेज, इसे कांग्रेस के मेन स्ट्रीम व्यू से कॉन्ट्रास्ट करो। गांधी और नेहरू एंटी फैशिस्ट थे। वो हिटलर और मुसोलिनी से नफरत करते थे। हाँ, बट वो ब्रिटेन को भी अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं करना चाहते थे विदाउट अ प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस। उनका स्टैंड मोर न्यूएंस्ड था। इसीलिए ये फंडामेंटल डिफरेंस बोस के कांग्रेस से ब्रेक का कारण बना। मेमोरी हैक, वॉर को गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी किसने देखा? वो इंसान जिसका मिशन बाय एनी मींस नेसेसरी इंडिया को आजाद कराना था, सुभाष चंद्र बोस। मिनी रिकैप। Subhash Chandra Bose viewed WW2 as a golden opportunity to get foreign help to oust the British. Let's tackle an assertion reason question. Question 70 from UPSC CSE Prelims 1999. Lord Linlithgow described the August movement of 1942 as the most serious rebellion since Sepoy Mutiny. There was a massive upsurge of the peasantry in certain areas. The correct answer is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Micro theme, analyzing mass upsurges. चलो इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। पहले असर्शन ए चेक करो। क्या वाइसरॉय लिनलिथगो ने ऑगस्ट मूवमेंट यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ये कहा था? यस, ही एब्सोल्युटली डिड। सो ए इज करेक्ट। अब रीजन आर चेक करो। क्या पेजेंट्स का मैसिव अपसर्ज हुआ था? यस। टॉप लीडर्स के अरेस्ट के बाद मूवमेंट लीडरलेस हो गया। बिहार, ईस्टर्न यूपी, बंगाल, सतारा में पेजेंट्री ने टेक ओवर कर लिया। सो आर इज ऑल्सो करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डज आर करेक्टली एक्सप्लेन ए? लिनलिथगो को ये इतना सीरियस क्यों लगा? क्या पेजेंट अपसर्ज की वजह से? यस, शहरों ने रेबेलियन दबाना आसान है, बट जब रेबेलियन गांव-गांव में फैल जाए जिसमें लाखों किसान शामिल हों, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। तो इस रूरल कैरेक्टर की वजह से ब्रिटिश ने इसे 1857 से कंपेयर किया। एग्जैक्टली। देयरफॉर आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। मेमोरी हैक, क्विट इंडिया मूवमेंट सीरियस क्यों था? क्योंकि इसमें सिर्फ शहरी लोग नहीं थे। द पेजेंट्री जॉइंड द पार्टी। पेजेंट पार्टिसिपेशन इक्वल्स सीरियस रिबेलियन। Mini recap. The Quit India movement was deemed the most serious rebellion since 1857 by the Viceroy precisely because of the massive and widespread participation of the peasantry. Question 71 from UPSC CSE Prelims 1999, एक और quote-based question. It made its proposals in May. It still wanted a united India. There was to be the Federal Union composed of British provinces. The above quotation is related to. Correct answer है D. Cabinet Mission. Micro theme, identifying constitutional proposals. ये एक क्लासिक कीवर्ड स्पॉटिंग गेम है। चलो कोड को डाइसेक्ट करते हैं। Clue 1. Proposals in May. Cabinet Mission May 1946 में अपना प्लान प्रेजेंट किया। टाइमिंग फिट्स। Clue 2, still wanted a united India. ये कैबिनेट मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। चेक। Clue 3. Federal Union. ये उनके प्रपोजल का कोर था। A 3-tiered federal structure. डबल चेक। सारे क्लूज डायरेक्टली कैबिनेट मिशन की तरफ पॉइंट करते हैं। Let's use elimination logic to be doubly sure. ए. साइमन कमीशन 1927, नो। बी. गांधी इरविन पैक्ट 1931, बिल्कुल नहीं। सी. क्रिप्स मिशन 1942, इसका स्ट्रक्चर अलग था। तो सिर्फ कैबिनेट मिशन ही सारी डिटेल्स से मैच करता है। कूल ना? मेमोरी हैक, बस कीवर्ड्स लिंक करो। मे प्लस यूनाइटेड इंडिया प्लस फेडरल यूनियन इक्वल्स कैबिनेट मिशन। सिंपल फॉर्मूला। Mini recap. The quotes, keywords, May, United India, and Federal Union are dead giveaways for the Cabinet Mission Plan of 1946. Moving to question 72 from UPSC CSE Prelims 1998. When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, Liaquat Ali Khan was assigned the portfolio of. The answer is C. Finance. Micro theme. Power sharing in the interim government. ये एक बहुत specific but hugely significant fact है। बिल्कुल। मुस्लिम लीग ने पहले इंटरम गवर्नमेंट को बॉयकॉट किया। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली। और इसके मैसिव पॉलिटिकल रिपरकशंस हुए। यही है हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज। एज फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान ने 1947 में एक बजट प्रेजेंट किया जिसे सोशलिस्ट बजट कहते हैं। उसमें क्या था? उसमें रिच और बिग बिजनेसेस पर बहुत हेवी टैक्सेस प्रपोज किए गए थे। अच्छा, यहाँ पॉलिटिकल ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था कि जिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर टैक्स लगना था वो कांग्रेस पार्टी के प्राइमरी फंडर्स थे। ओह। तो सरदार पटेल जैसे कांग्रेस लीडर्स ने इसे एक पॉलिटिकल अटैक माना तो पैरालाइज द गवर्नमेंट। इस फ्रिक्शन ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि लीग के साथ काम करना इम्पॉसिबल है। मेमोरी हैक। लियाकत अली खान थे मुस्लिम लीग से। लीग ने फाइनेंस पोर्टफोलियो यूज करके एक फाइनेंशियल डेडलॉक क्रिएट किया। लीग, लियाकत, फाइनेंस। Mini recap. Liaquat Ali Khan was the finance minister in the interim government and he used his budget to create political friction with the Congress. Let's do question 73 from UPSC CSE Prelims 1998. Lord Mountbatten came to India as a viceroy along with specific instruction to. Correct answer है B. Keep India united if possible. Micro theme.
द वाइसरॉयज मैंडेट, ये एक पैराडॉक्स लगता है ना? हाँ, जिस आदमी ने इंडिया को पार्टीशन किया उसे पार्टीशन अवॉइड करने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे। वो ये सच है। ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली की प्राइमरी डायरेक्टिव यही थी कि पावर ट्रांसफर पीसफुली हो, प्रेफरेबली टू अ यूनाइटेड इंडिया। पार्टीशन वाज द लास्ट रिजॉर्ट। तो अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ब्रिटिश द मास्टर्स ऑफ डिवाइड एंड रूल आखिर में यूनाइटेड इंडिया क्यों चाहते थे? द पेरिफेरल नॉलेज इज की। 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर WWI के बाद कमजोर हो चुका था। उन्हें इंडियन आर्म फोर्सेज में म्यूटिनीज का डर था, जैसे RIN रिवॉल्ट ऑफ 1946। तो वो एक क्लीन एग्जिट चाहते थे। एग्जैक्टली। एक यूनाइटेड स्टेबल इंडिया उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। बट जब माउंटबैटन इंडिया आए, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी। कम्युनल हेट्रेड, पॉलिटिकल डेडलॉक। हाँ, उन्होंने कंक्लूड किया कि यूनिटी फोर्स करने से और बड़ा सिविल वॉर होगा। इसलिए उन्हें पार्टीशन एक ट्रैजिक बट नेसेसरी सर्जरी लगी। मेमोरी हैक, माउंटबैटन के मिशन को प्लान ए और प्लान बी की तरह सोचो। प्लान ए, कीप इंडिया यूनाइटेड। जब वो फेल हुआ, ही स्विच टू प्लान बी, पार्टीशन। इंस्ट्रक्शन प्लान ए के लिए था। Mini recap. Mountbatten's primary, though ultimately failed instruction from London, was to try and preserve Indian unity. Question 74, UPSC CSE Prelims 1998. The Indian National Congress agreed in 1947 to the partition of the country mainly because, and the answer is C, they wanted to avoid large-scale communal riots. Micro theme, the rationale behind partition. ये क्यों का सवाल है? क्यों नेहरू, पटेल जैसे लीडर्स जिन्होंने यूनाइटेड इंडिया के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, आखिर में डिवीजन के लिए मान गए? The answer is brutal and simple. They were choosing the lesser of two evils. कॉन्टेक्स्ट देखो। टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे ऑन August 16, 1946। उसके बाद the Great Calcutta Killings, नोआखाली, बिहार, पंजाब। हजारों लोग मारे गए। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका था। कांग्रेस लीडरशिप ने रियलाइज किया कि देश ऑलरेडी सिविल वॉर में है। उन्हें डर था कि अगर ब्रिटिश बिना सेटलमेंट के चले गए तो पूरे सबकॉन्टिनेंट में आग लग जाएगी। एग्जैक्टली। जैसा सरदार पटेल ने कहा था, accepting partition was like cutting off a diseased limb to save the rest of the body. It was a reluctant, tragic acceptance. बिल्कुल। गांधी devastated थे। नेहरू ने इसे एक ट्रेजेडी माना। They saw it as a necessary evil to prevent a much larger catastrophe. मेमोरी हैक, कांग्रेस ने पार्टीशन को यस क्यों कहा? क्योंकि अल्टरनेटिव था नेशन वाइड सिविल वॉर। दे चोज पार्टीशन टू प्रिवेंट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। Mini recap. Congress accepted partition not as a surrender to the two-nation theory, but as a tragic necessity to avoid a full-scale civil war. Next is a chronology question. Question 75 from UPSC CSE Prelims 1998. What is the correct sequence of the following events? 1. The August offer. 2. The INA trial. 3. The Quit India movement. 4. The Royal Indian Naval Ratings Revolt. The correct answer is A. 1, 3, 2, 4. Micro theme. Timeline of the 1940s. Chronology questions में साल पता होने चाहिए। चलो मैप करते हैं। 1. The August offer. ये था 1940. 3. The Quit India movement. August 1942. 2. The INA trial. ये शुरू हुए नवंबर 1945 में. 4. The Royal Indian Naval Ratings RIN Revolt. February 1946. तो सीक्वेंस हुआ 1940, 1942, 1945, 1946. मतलब 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए करेक्ट है. Let's create a memory hack in the form of a story. ओके. ब्रिटिश ने एक ऑफर दिया 1940 में। इंडिया ने रिजेक्ट करके कहा क्विट इंडिया। 3. 1942 में। वॉर के बाद ब्रिटिश ने INA सोल्जर्स पर ट्रायल किया। 2. 1945 में। जिसे आर्म्ड फोर्सेस गुस्सा हो गए. और नेवी ने रिवोल्ट 4 कर दिया 1946 में। It's a chain reaction. Fantastic. Mini recap. The correct 1940 sequences: August offer 1940, Quit India 1942, INA trials 1945, and RIN revolt 1946. Question 76 from UPSC CSE pre-1996 non-cooperation movement के outcomes के बारे में। Correct statements हैं 1, 2 and 3. Answer है B. Statements हैं. 1. Congress becoming a mass movement for the first time. Correct. 2. Growth of Hindu-Muslims unity. Correct. 3. Removal of fear of the British might from the minds of the people. Correct. और 4. British government's willingness to grant political concessions to Indians. Incorrect. Micro theme है. Outcomes of mass movements. Let's do a statement surgery. Statement 1. क्या कांग्रेस मास मूवमेंट बनी? Absolutely. 1920 से पहले कांग्रेस एक अर्बन एलीट क्लब था. इस मूवमेंट ने उसे जनता की पार्टी बनाया. Statement 2. हिंदू मुस्लिम यूनिटी. Yes. गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया, क्रिएटिंग अ पावरफुल यूनाइटेड फ्रंट. Statement 3. लोगों के मन से ब्रिटिश का डर हट गया. दिस इज द मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट. जब लाखों लोग शांति से कानून तोड़कर जेल गए तो डर का स्पेल टूट गया. और स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश ने कोई कंसेशंस नहीं दिए, उल्टा उन्होंने मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेस किया और चौरी चौरा के बाद मूवमेंट को अचानक बंद कर दिया गया था. Mini recap. The non-cooperation movement made Congress a mass party, united Hindus and Muslims, and made Indians fearless, even though it didn't win immediate political concessions. Question 77 from UPSC CSE pre-1996.
ये कहता है कि 1930-32 की मीटिंग्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहना टेक्निकली गलत है। क्यों? द करेक्ट आंसर इज डी। It was an instance of a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conferences. माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल नेगोशिएशंस। ये एक सटल बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये 3 अलग कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी, ये एक ही कॉन्फ्रेंस थी जिसका एजेंडा था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिस्कस करना। तो प्रोसेस लंबा था, इसलिए 3 पार्ट्स या सेशंस में हुई। एग्जैक्टली जैसे 3 डे का टेस्ट मैच, आप उसे मैच 1, 2, 3 नहीं कहते, आप डे 1, 2, 3 कहते हैं। वैसे ही ये सेशन 1, 2, 3 थे। पेरिफेरल नॉलेज, कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड सेशन में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, विद महात्मा गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों सेशंस अटेंड किए थे। मेमोरी हैक, इसे एक मूवी ट्रिलॉजी की तरह सोचो। एक बड़ी स्टोरी 3 पार्ट्स में, 1 कॉन्फ्रेंस 3 सेशंस। Mini recap. The roundtable conferences were 3 sessions of one continuous conference, not 3 separate events. Question 78, UPSC CSC pre-1996. Which one of the following is not correct about the cabinet mission plan? फिर से एक not correct question. Options हैं A. Provincial grouping, B. Interim cabinet of Indians, C. Acceptance of Pakistan, D. Constitution framing right. चलो अपनी क्वेश्चन 64 की नॉलेज यूज करते हैं। झूठ ढूंढना है। A. Provincial grouping. प्लान में था। हाँ, ABC ग्रुपिंग इसका कोर था, तो ये ट्रू है। B. Interim cabinet. प्रपोज किया था। Yes. Interim government इसी प्लान से बनी थी। ट्रू है। D. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट, ये राइट दिया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का रिकमेंडेशन था, ये भी ट्रू है। तो बच्चा ऑप्शन सी, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, प्लान में था। एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल, कैबिनेट मिशन का तो पूरा पर्पस ही पाकिस्तान का ऑल्टरनेटिव ढूंढना और इंडिया को यूनाइटेड रखना था। उसने पाकिस्तान की डिमांड को एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है and therefore our correct answer. Memory hack. The cabinet mission was on a mission to cancel Pakistan. So cabinet mission, rejection of Pakistan. Mini recap. The cabinet mission plan's primary goal was a united India, therefore it explicitly rejected the demand for Pakistan. Let's go another assertion reason. Question 79 from UPSC CSC pre-1996. The British sovereignty continued to exist in free India. The British sovereign appointed the last Governor General of Free India. The correct answer is D. A is false, but R is true. Micro theme. Nature of Indian independence. चलो एनालाइज करते हैं। बात कंटिन्यू हुई? No. That's the definition of independence. So A is false. अब रीजन आर, क्या ब्रिटिश मोनार्क ने लास्ट गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था? यस, इंडिया 1947 में डोमिनियन बना, जिसका मतलब ब्रिटिश मोनार्क सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट था। तो किंग जॉर्ज 6 ने सी राजगोपालाचारी को फॉर्मली अपॉइंट किया था। सो आर इज ट्रू। तो A false है, R true है, आंसर D हो गया। पर R A को प्रूव क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अपॉइंटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी थी, रियल पावर नहीं। गवर्नर जनरल को इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना होता था। रियल सॉवरेन पावर इंडिया के लोगों के पास थी। Mini recap. British sovereignty ended in 1947. Period. The King's appointment of the Governor General was a constitutional formality of dominion status, not an exercise of real power. Question 80 from UPSC CSE pre-1995. The radical wing of the Congress Party, with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders, founded the Independence for India League in opposition to. Correct answer है C. The Nehru Report. माइक्रो थीम, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के अंदर जनरेशन गैप का एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल के फादर, ने एक प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ये था नेहरू रिपोर्ट। इसकी मेन डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस। पर यंगर लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे खुश नहीं थे। उनके लिए ये कॉम्प्रोमाइज था। उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो सीनियर लीडरशिप पर प्रेशर डालने के लिए नेहरू और बोस ने अपनी लॉबी ग्रुप बनाई। यही थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसका पर्पस था पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का ऑफिशियल एम बनाना। और इसका पेरिफेरल नॉलेज, ये प्रेशर काम कर गया। अगले ही साल 1929 लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कर दिया। मेमोरी हैक, सोन जवाहरलाल को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, जबकि फादर्स रिपोर्ट ने डोमिनियन ऑफर किया। Independence for India League was the Sons' rebellion against the Fathers' report. Mini recap. The Independence for India League was formed by Nehru and Bose to push for complete independence, rejecting the dominion status proposed in the Nehru report. और आज का आखिरी question, question 81 from UPSC CSE Prelims 1993. Which of the following were the main objectives of the Khilafat movement? Correct options है 1 and 4, जिससे आंसर है D. Statements हैं 1. To rouse anti-British feelings among the Muslims of India. 4. To save the Ottoman Empire and preserve the Khilafat. Micro theme. Pan-Islamism and Indian nationalism. चलो, objectives break down करते हैं। Statement 4 core religious objective है। WWI के बाद ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने वाले थे। तुर्की का सुल्तान कैलिफ यानी सारे सुन्नी मुसलमानों का स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था। तो मूवमेंट का प्राइमरी गोल कैलिफ की अथॉरिटी को बचाना था। So 4 is correct. अब स्टेटमेंट 1 ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। अली ब्रदर्स जैसे लीडर्स ने इस रिलीजियस इशू को यूज करके इंडियन मुस्लिम्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट यूनाइट किया। इट वाज अ व्हीकल फॉर मास मोबिलाइजेशन।
सो 1 भी करेक्ट है। और गलत ऑप्शंस। स्टेटमेंट 2 टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, ये इसका गोल नहीं था। स्टेटमेंट 3 टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बिल्कुल गलत। ये तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्लेटफॉर्म था। Mini recap: the Khilafat movement had a twin objective: a religious goal to save the caliphate and a political goal to mobilize Indian Muslims against the British. फ्यू, व्हाट अ मैराथन सेशन। हमने इंडिया के फाइनल टर्बुलेंट डेकेड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल को पूरी तरह डिकोड किया। बिल्कुल, इंटरिम गवर्नमेंट के इंटरनल स्ट्रगल से लेकर पार्टीशन की हार्ट रेंचिंग रियलिटी तक। दैट वाज एब्सोल्युटली हाई वोल्टेज। हाँ, अगर हम जूम आउट करें तो 3 बड़े थीम्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट, द क्लैश ऑफ विजन्स, सिर्फ कांग्रेस और लीग में नहीं, कांग्रेस के अंदर भी, जैसे डोमिनियन स्टेटस वर्सेस पूर्ण स्वराज। सेकंड, द टिपिंग पॉइंट ऑफ वायलेंस। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो कम्युनल रायट्स हुए, उन्होंने लीडरशिप को पार्टीशन एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। और थर्ड, द फेलियर ऑफ नेगोशिएशन। कैबिनेट मिशन जैसी कई कोशिशों का फेल होना पार्टीशन की तरफ एक डायरेक्ट रोड बन गया। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। सोचो, अगर गांधी जी का सजेशन मान लिया जाता और जिन्ना को इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता, तो क्या इंडिया का इतिहास और भूगोल अलग होता? क्या पार्टीशन रुक सकता था? There's no right answer दोस्त, but it's something to think about, ना? बिल्कुल, हिस्ट्री इज अ लैबोरेटरी ऑफ व्हाट इफ्स। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, दैट्स हाउ यू ट्रूली लर्न। And that's a wrap on this mega deep dive. Hope you enjoyed it. मिलते हैं next session में with more such brainstorming questions. तब तक keep learning and stay curious. Hey there future leaders. कभी सोचा है कि modern history सिर्फ dates और names की एक लंबी boring list नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली एक हाई स्टेक्स चेस गेम जैसी है जो डेकेड्स तक खेली गई। यहाँ हर मूव, हर पर्सनालिटी, हर डिसीजन ने वो इंडिया बनाया जिसमें हम आज रहते हैं। एग्जैक्टली। आज हम इसी गेम के कुछ सीक्रेट मूव्स को डिकोड करने वाले हैं, सीधे यूपीएससी के क्वेश्चन वॉल से। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा मिशन है आप सबके लिए दोस्तों। जरूर। अगर आप इस गेम को हमारे साथ मास्टर करने के लिए तैयार हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को स्मैश कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई मूव मिस ना हो, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ट्रिकी लगता है। चलिए इसे मिलकर कॉन्कर करते हैं। बिल्कुल सही। रोड लर्निंग को भूल जाओ, आज का दिन डॉट्स कनेक्ट करने का है। हम सिर्फ सही आंसर नहीं ढूंढ रहे, हम उसके पीछे का वाई समझ रहे हैं। पॉलिटिक्स, ड्रामा, स्ट्रैटेजी। सही है। हम आपके गाइड बनेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इस कॉम्प्लेक्स मेज में, और इसे सुपर सिंपल और मेमोरेबल बना देंगे। सुन लिया आपने? तो ये है आज का लर्निंग मैप। हम यूपीएससी, सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम्स के 25 हाई यील्ड एमसीक्यूज में डीप डाइव करने जा रहे हैं। शुरुआत होगी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, फिर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फॉर्मेशन को समझेंगे, डांडी मार्च के कुछ फैसिनेटिंग डिटेल्स अनकवर करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट के जोश को एनालाइज करेंगे, और बीच में सब कुछ, कैबिनेट मिशन से गदर पार्टी तक। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। रेडी हैं इस नॉलेज मैराथन के लिए? लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्वेश्चन 178 फ्रॉम CAPF 2024। ध्यान से सुनिएगा। Which of the following statements are correct? 1. The third round table conference met in London in 1932 without the participation of Congress. 2. The discussions of the third round table conference led to the passing of the Government of India Act 1935. 3. The Government of India Act 1935 did not favor the idea of provincial autonomy. 4. The governor was not given any power in the Act of 1935 to take over and run the administration of a province. आपके options है A. 3 and 4, B. 1 and 2, C. 2 and 3, D. 1 and 3. ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ऑप्शंस को डाइसेक्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यानी RTCs बेसिकली 1930 से 1932 के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग्स की एक सीरीज थी। अच्छा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। इसका क्या वर्डिक्ट है? ये 100% करेक्ट है। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड RTC अटेंड की थी। सिर्फ सेकंड वाली? हाँ, महात्मा गांधी उनके सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो भी 1931 के गांधी अरविंद पैक्ट के बाद। फर्स्ट और थर्ड RTCs को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। अच्छा, बॉयकॉट क्यों किया? पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखो, फर्स्ट RTC सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हुई, तो कांग्रेस फुल ऑपोजिशन मोड में थी। थर्ड RTC सेकंड RTC के फेल होने के बाद हुई, जब मूवमेंट रीस्टार्ट हो गया था। बेसिकली कांग्रेस ने तभी पार्टिसिपेट किया जब उन्हें लगा कि उनके पास थोड़ा लेवरेज है। स्ट्रैटेजिक अप्रोच था ना। मेक सेंस। अब स्टेटमेंट 2। The discussions of the third round table conference led to the passing of the Government of India Act 1935. क्या इनमें डायरेक्ट लिंक है? यस, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीनों RTCs की रिकमेंडेशंस को 1933 में एक व्हाइट पेपर में कंपाइल किया गया। ओके। इसी व्हाइट पेपर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने डिबेट किया, और उसकी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ब्लूप्रिंट बनी। तो ये एक्ट इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट आउटकम था। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर, जो एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप लग रहा है। The Government of India Act 1935 did not favor the idea of provincial autonomy. ये सच है या झूठ? ये डेफिनेटिवली फॉल्स है। इनफैक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो 1935 एक्ट का हेडलाइन फीचर था। ये एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड था, कम से कम पेपर पर, कि जहां मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल थे। डायरकी क्या था? थोड़ा आसान भाषा में। देखो, डायरकी 1919 एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया था। रिजर्व्ड, जो गवर्नर कंट्रोल करता था, जैसे पुलिस और फाइनेंस, और ट्रांसफर्ड, जो इंडियन मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे, जैसे एजुकेशन और हेल्थ।
मतलब पावर्स डिवाइडेड थी। हाँ, 1935 एक्ट ने इस कंफ्यूजिंग सिस्टम को प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया, लेकिन ध्यान देना, इसे सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, मतलब एक हाथ से दिया और बिल्कुल। अब स्टेटमेंट 4 देखते हैं। द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोविंस। ये तो गलत लग रहा है। ये भी पूरी तरह से फॉल्स है, और यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कैच था। एक्ट ने गवर्नर को मैसिव डिस्क्रिशनरी पावर्स और स्पेशल रिस्पांसिबिलिटीज दी थी। मतलब वो लेजिस्लेशन को वीटो कर सकता था, मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता था, और अगर उसे लगता कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो वो पूरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकता था। ये वैसा ही है जैसे किसी को कार दे दी पर कीज और स्टीयरिंग व्हील अपने पास रख लिए। वाओ, तो एलिमिनेशन लॉजिक कैसे काम करेगा यहाँ? सिंपल, हमें पक्का पता है कि स्टेटमेंट्स 3 और 4 गलत हैं। अब ऑप्शंस देखो। ऑप्शन ए में 3 और 4 हैं, आउट। ऑप्शन सी में 3 है, आउट। ऑप्शन डी में भी 3 है, आउट। तो बचा सिर्फ बी, 1 and 2। एग्जैक्टली। देखो, अगर आप स्टेटमेंट 2 के बारे में अनश्योर भी होते तो भी डेफिनेट रॉन्ग्स को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाते। परफेक्ट लॉजिक। चलिए इसके लिए एक मेमोरी हैक लॉक करते हैं। हाँ, जरूर। मेमोरी हैक। आरटीसीज को एक 3 पार्ट मूवी की तरह सोचो। कांग्रेस सिर्फ इंटरवल में आई थी, यानी सेकंड पार्ट, और 1935 एक्ट के लिए ये फ्रेज याद रखो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ गवर्नर्स रिमोट कंट्रोल। बहुत बढ़िया। इसका मिनी रिकैप ये है, कांग्रेस थर्ड आरटीसी में एब्सेंट थी, जिसके डिस्कशंस ने 1935 एक्ट को शेप किया। इस एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की, लेकिन गवर्नर को वीटो लाइक पावर्स दे दिए। चलिए मोमेंटम बनाए रखते हैं। क्वेश्चन 179 फ्रॉम CAPF 2021। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The growth of socialist tendency in the national movement led to the foundation of the Congress Socialist Party in 1934 under the leadership of Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan. 2. In 1936, Jawaharlal Nehru urged the Congress to accept socialism as its goal and to bring itself closer to the peasantry and the working class. Options है A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है राइज ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। कॉन्सेप्ट सिंपल है। 1930s तक बहुत से यंग नेशनलिस्ट को लगने लगा था कि सिर्फ ब्रिटिश से आजादी काफी नहीं है। अच्छा। उन्हें गरीबी और इनइक्वालिटीज से भी आजादी चाहिए थी। ये सोच, जो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी, इसी को हम सोशलिस्ट टेंडेंसी कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए स्टेटमेंट 1 एनालाइज करते हैं। इसमें पार्टी का नाम, साल 1934 और की लीडर्स नरेंद्र देव एंड JP नारायण दिए हैं। ये एक्यूरेट है? बिल्कुल स्पॉट ऑन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP 1934 में ही फॉर्म हुई थी, और इसके मेन आर्किटेक्ट्स आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और साथ ही राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी भी थे। ये कांग्रेस के अंदर थी या अलग? ये पार्टी विद इन द कांग्रेस थी, एक प्रेशर ग्रुप जो ज्यादा रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए पुश कर रहा था। अच्छा, एक पेरिफेरल फैक्टर्स के बारे में। CSP के मेंबर्स को अक्सर जिंजर ग्रुप कहा जाता था। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर के मॉडरेट डिबेट्स में थोड़ा स्पाइस और हीट ऐड करते थे। उनका एग्रेरियन रिफॉर्म्स और वर्कर्स राइट्स को पुश करने में बड़ा हाथ था। ये तो इंटरेस्टिंग है, जिंजर ग्रुप। अब नेहरू जी के रोल के बारे में क्या? स्टेटमेंट 2 में 1936 में उन्होंने सोशलिज्म के लिए पुश किया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1936 के लखनऊ सेशन में अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नेहरू ने सोशलिज्म को चैंपियन करते हुए एक पावरफुल स्पीच दी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने डिक्लेयर किया, आई एम कन्विंस्ड दैट द ओनली की टू द सोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम्स लाइज इन सोशलिज्म। ये कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, और इसने एक मेजर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का सिग्नल दिया। लेकिन नेहरू ने CSP ज्वाइन की थी क्या? ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेहरू दिल से सोशलिस्ट थे, पर उन्होंने कभी फॉर्मली CSP ज्वाइन नहीं की। वो पूरी कांग्रेस पार्टी को अपनी मेन स्ट्रीम लीडर के पोजीशन से इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, ना कि किसी एक स्पेसिफिक फैक्शन का हिस्सा बनकर। ये उनकी एक स्ट्रैटेजिक चॉइस थी। समझ गई। तो दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअली करेक्ट हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल में सोशलिस्ट आइडियाज के बढ़ते इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। इसलिए आंसर है C, बोथ 1 and 2। इसका भी एक मेमोरी हैक बनाते हैं। हाँ। मेमोरी हैक। CSP को सोचो कांग्रेस की सोशलिस्ट पल्स, और वो डॉक्टर कौन था जिसने इस पल्स को चेक करके कहा कि इससे और स्ट्रांग होना चाहिए? नेहरू 1936 में। तो CSP 1934 पहले आई, फिर नेहरू का बड़ा पुश 1936। परफेक्ट। मिनी रिकैप ये है, CSP 34 में JP जैसे लीडर्स ने बनाई, और नेहरू ने 36 में कांग्रेस में सोशलिज्म को ऑफिशियली चैंपियन किया। दोनों ही लेफ्ट के राइज के की माइलस्टोन्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 180 पर फ्रॉम CAPF 2020। ये एक क्लासिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधीज दांडी यात्रा और सॉल्ट मार्च? और ऑप्शंस हैं A. It was the first national activity in which women participated in large numbers. B. Gandhiji allowed women's participation at the request of Kamala Devi Chattopadhyay. C. The march was fully covered by the Western press. And D. The march began after the failure of the first roundtable conference. ब्रॉड माइक्रो थीम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ की है। क्वेश्चन स्टेम नॉट करेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। चलिए ऑप्शंस वेट करते हैं। ऑप्शन A कहता है कि ये फर्स्ट टाइम था जब विमेन ने लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट किया। क्या ये सच है? ये थोड़ा न्यूआंस्ड है, लेकिन जनरली स्पिरिट में सही माना जाता है। स्वदेशी मूवमेंट में भी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सॉल्ट मार्च में उनके इन्वॉल्वमेंट का स्केल और विजिबिलिटी अनप्रेसिडेंटेड था। हजारों वुमेन हर तरह के बैकग्राउंड से नमक बनाने और शॉप्स पिकेट करने में शामिल हुई। तो इसको हम लाइकली करेक्ट मानकर चलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन B पर आते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय कनेक्शन।
ये एक कंफर्म्ड हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये करेक्ट है। गांधी जी शुरू में वुमेन को कोर मार्चिंग ग्रुप में शामिल करने में हेजिटेंट थे, पुलिस के ब्रूटल रिस्पॉन्स के डर से। तो फिर कैसे माने? लेकिन फायरब्रांड सोशलिस्ट लीडर कमला देवी चट्टोपाध्याय उनसे मिली और पैशनेटली आर्ग्यू किया कि पार्टिसिपेट करना वुमेन का राइट और ड्यूटी दोनों है। उन्होंने गांधी जी को मना लिया और ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में और कुछ? हाँ, ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखो, वो एक फिनोमिनल फिगर थी। सॉल्ट मार्च के अलावा वो एक फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और थिएटर को रिवाइव करने में एक ड्राइविंग फोर्स थी। यूपीएससी ऐसी मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटीज पर क्वेश्चंस पूछना पसंद करता है। व्हाट अ लेजेंड। अब ऑप्शन सी, कवर्ड बाय द वेस्टर्न प्रेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉल्ट मार्च पॉलिटिकल थिएटर का एक मास्टरपीस था। इसे ग्लोबल मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया, जिसमें यूनाइटेड प्रेस के रिपोर्टर वेब मिलर जैसे लोग शामिल थे। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? धारासना सॉल्ट वर्क्स पर पुलिस ब्रूटालिटी की उनकी ग्राफिक रिपोर्ट्स ने दुनिया को हिला दिया और ब्रिटिश एम्पायर पर जबरदस्त मॉरल प्रेशर बनाया। इससे ये एक ग्लोबल इवेंट बन गया। तो अगर ए, बी और सी करेक्ट है तो डी ही आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं। द मार्च बिगेन आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और यही है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टाइमलाइन यहाँ पर की है। दांडी मार्च मार्च से अप्रैल 1930 तक हुआ। फर्स्ट आरटीसी उसके बाद हुई, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। वो उल्टा है। इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे सॉल्ट मार्च ने शुरू किया था, वही रीजन था कि कांग्रेस फर्स्ट आरटीसी में नहीं थी। तो क्रोनोलॉजी पूरी फ्लिप्ड है। आंसर है डी। बिल्कुल साफ। इसका मिनी रिकैप ये है कि दांडी मार्च फर्स्ट आरटीसी से पहले हुआ था, ना कि बाद में। इसमें जबरदस्त विमेंस पार्टिसिपेशन था और इसे ह्यूज इंटरनेशनल प्रेस कवरेज मिली, जिसने इसे एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस बनाया। परफेक्ट। अगला है क्वेश्चन 181 सीएपीएफ 2019। ये एक फैक्चुअल सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग वर जेल्ड इन द कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस? राइट, बॉटम माइक्रो थीम। राइज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। ओके, तो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924 ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में उभरते कम्युनिस्ट मूवमेंट पर पहला बड़ा क्रैकडाउन था। उन्हें रशियन स्टाइल रेवोल्यूशन का डर था। तो कौन थे इसमें? जो 4 की इंडिविजुअल्स आजमाए गए और जेल भेजे गए वो थे मुजफ्फर अहमद, ऐसे दांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। ये नाम याद रखने हैं। क्या इस तरह का कोई और केस था? हाँ, पेरिफेरल नॉलेज के लिए एक और बड़ा केस था मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1929, जिसमें 31 कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। आयरॉनिकली इन ट्रायल्स ने कम्युनिस्ट आइडियाज को पॉपुलराइज करने में मदद की, क्योंकि अक्यूज ने कोर्ट रूम को अपनी आइडियोलॉजी पब्लिसाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया। सही है। ब्रिटिश का प्लान बैकफायर कर गया। अब क्वेश्चन 182, ये भी सीएपीएफ 2019 से है। Who among the following was not associated with the Kakori conspiracy case? ऑप्शंस है ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिरी, सी अशफाक अल्लाह खान और डी सूर्य सेन। थीम है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। सवाल फिर से पूछ रहा है नॉट एसोसिएटेड। काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925 लखनऊ के पास एक डेरिंग ट्रेन रॉबरी थी, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के रेवोल्यूशनरीज ने अपनी एक्टिविटीज फंड करने के लिए प्लान किया था। तो इसके मास्टरमाइंड्स कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिरी कोर टीम थे। उनके साथ रोशन सिंह और दूसरे भी थे। वो सब एचआरए के की मेंबर्स थे। और दुख की बात है कि इस रॉबरी में उनके रोल के लिए उन्हें फांसी दे दी गई। तो ऑप्शंस ए, बी और सी सब एसोसिएटेड हैं। इससे हमारे पास बचता है डी सूर्य सेन, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो सूर्य सेन कौन थे? पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखो, सूर्य सेन बंगाल के एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्हें प्यार से मास्टरदा कहा जाता था। वो 1930 के चिटागोंग आमरी लेड को लीड करने के लिए फेमस हैं, जो एक और बड़ा रेवोल्यूशनरी इवेंट था जहां उन्होंने आमरीज कैप्चर करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। क्लियर डिस्टिंक्शन है। हाँ, ककोरी 1925 यूपी बेस्ड, एचआरए चिटागोंग 1930 बंगाल बेस्ड, सूर्य सेन। अब है क्वेश्चन 183 फ्रॉम सीएपीएफ 2019। According to which one of the following plans reports, the decision with regard to the partition of Punjab and Bengal was to be taken on the basis of voting of the members of the respective legislative assemblies? ब्रॉड माइक्रो थीम, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये सवाल पार्टीशन के प्रोसीजर के बारे में है। करेक्ट आंसर है माउंटबैटन प्लान, जिसे 3 जून प्लान ऑफ 1947 भी कहते हैं। ये फाइनल प्लान था जिसने इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का रोड मैप तैयार किया। और इसमें वोटिंग का क्या प्रोविजन था? इस प्लान का की और ट्रैजिक प्रोविजन ये था कि पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज 2 पार्ट्स में मिलेंगी। एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को। फिर हर पार्ट फिर वोट करेगा कि क्या वो प्रोविंस को पार्टीशन करना चाहते हैं। अगर किसी भी साइड ने पार्टीशन के लिए वोट किया तो प्रोविंस को डिवाइड कर दिया जाएगा। यही डेमोक्रेटिक साउंडिंग प्रोसीजर था जिसने इन 2 प्रोविंसेस का फ्यूचर सील कर दिया और उनके ब्रूटल डिवीजन का कारण बना। समझ गई। एक टॉप डाउन ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक वोट था जिसने पार्टीशन ट्रिगर किया। नेक्स्ट, क्वेश्चन 184 फ्रॉम CAPF 2017. Which one of the following statements about Cripps mission is not correct? A. In March 1942, Cripps persuaded the war cabinet to agree to a draft declaration. B. Jawaharlal Nehru and Sardar Patel represented Congress to negotiate with the mission. C. The mission offered dominion status after the war. D. The mission offered the formation of a constituent assembly after the war. थीम, इंडिया इन वर्ल्ड वॉर 2। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में इंडिया आया। ब्रिटिश जापान के खिलाफ वॉर हार रहे थे और उन्हें
इंडियन सपोर्ट की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने सर स्टाफर्ड क्रिप्स को एक प्रपोजल के साथ भेजा। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी और डी इसके कोर प्रपोजल्स हैं और दोनों करेक्ट हैं। मिशन ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस और वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थ्रू अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट प्रॉमिस किया। ऑप्शन ए भी करेक्ट है। क्रिप्स एक प्री अप्रूव ड्राफ्ट के साथ आए थे। तो गलत कौन सा है? इससे बचता है ऑप्शन बी। ये कहता है कि नेहरू और सरदार पटेल नेगोशिएटर्स थे। ये इनकरेक्ट है। कांग्रेस के ऑफिशियल नेगोशिएटर्स थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। अच्छा। सरदार पटेल इंटरनल डिस्कशंस में जरूर एक की फिगर थे, लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पर ऑफिशियल फेस नहीं थे। ये ऐसी फाइन डिटेल है जो यूपीएससी टेस्ट करना पसंद करता है। और ये मिशन फेल क्यों हुआ? पेरिफेरल नॉलेज के लिए कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसने इमीडिएट रियल पावर ट्रांसफर नहीं की। गांधी जी ने इसे फेमसली अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहा। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया क्योंकि इसने एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं किया। बेसिकली सबको खुश करने की कोशिश में ये किसी को खुश नहीं कर पाया। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, क्या लाइन है। चलिए एक मिनी रिकैप करते हैं। क्रिप्स ने वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया लेकिन फेल हो गया, और ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स नेहरू और मौलाना आजाद थे, पटेल नहीं। एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन 185, CAPF 2017, which among the following was not the recommendation of the Nehru report? Options: A, Dominion status; B, separate electorates; C, unitary and democratic center; D, adult suffrage. Theme: Constitutional reforms, demands, Nehru report of 1928. एक बहुत बड़ा मोमेंट था। ब्रिटिश ने इंडियंस को चैलेंज किया था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिस पर सब अग्री करें। नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू ने चेयर किया था, इंडियन रिस्पॉन्स था। इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? इसने डेफिनेटली डोमिनियन स्टेटस को गोल रेकमेंड किया। इसने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर की भी मांग की। ये सब प्रोग्रेसिव डिमांड्स थी। तो इसने क्या रेकमेंड नहीं किया? एक चीज जिसका इसने जबरदस्त विरोध किया वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्यों? ये रिजेक्शन एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, खासकर मुस्लिम लीग के साथ। तो नेहरू रिपोर्ट रिजर्वेशन के लिए थी लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ। क्रूशियल डिस्टिंक्शन। अब एक बड़ा सवाल, क्वेश्चन 186 from CAPF 2016. Which of the following were the features of the Quit India movement? Statements: 1. From the very beginning, it was a rural revolt. 2. It was essentially a moderate movement. 3. It was marked by the unprecedented use of violence. 4. It was marked by acute state repression. थीम: फाइनल फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है, जो फाइनल डू और डाई कॉल था। एक एक करके देखते हैं। स्टेटमेंट 1, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज अ रूरल रिवोल्ट। ये इनकरेक्ट है। ये अर्बन एरियाज में शुरू हुआ, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, हड़ताल, स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट्स के साथ। जब ब्रिटिश ने अर्बन फेज को क्रश कर दिया, तब मूवमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंट्री साइड में शिफ्ट हुआ। Okay, statement 2. It was essentially a moderate movement. बिल्कुल गलत। ये फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे रेडिकल मास मूवमेंट था। गांधी के डू और डाई कॉल और सभी टॉप लीडर्स के इमीडिएट अरेस्ट के बाद ये लार्जली स्पॉन्टेनियस और लीडरलेस था, और मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं था। और स्टेटमेंट्स 3 और 4, वायलेंस और रिप्रेशन के बारे में? दोनों करेक्ट है। गांधी ने इसे नॉन वायलेंट सोचा था, लेकिन लीडरलेस क्राउड्स ने अक्सर वायलेंस का सहारा लिया। रेलवे स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस और कम्युनिकेशन लाइंस पर अटैक किए। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स भी उतना ही फियर्स था, जिसमें मास अरेस्ट्स, फ्लॉगिंग्स और अनआर्म्ड क्राउड्स पर फायरिंग शामिल थी। तो कंक्लूजन ये है कि करेक्ट फीचर्स हैं स्टेटमेंट्स 3 और 4। ये अगले सवाल के लिए स्टेज सेट करता है। क्वेश्चन 187 फ्रॉम CAPF 2015, ये भी क्विट इंडिया पर है। इसमें हमें फेजेस आइडेंटिफाई करने हैं। स्टेटमेंट्स: 1. स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स एंड पिकेटिंग इन अर्बन सेंटर्स। 2. widespread attacks in rural areas on symbols of colonial rule. 3. Formation of home rule leagues. 4. The Karnataka method. चलिए फेजेस को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेटमेंट 1 अर्बन स्ट्राइक्स करेक्ट है, ये फेज 1 था। स्टेटमेंट 2 रूरल अटैक्स भी करेक्ट है, ये फेज 2 था। और द कर्नाटका मेथड। स्टेटमेंट 4 द कर्नाटका मेथड भी करेक्ट है। ये एक स्पेसिफिक टर्म था जो उस रीजन के एक्टिविस्ट द्वारा की गई अंडरग्राउंड गुरिल्ला स्टाइल एक्टिविटीज के लिए यूज होता था, जिसमें सैबोटाज और डिसरप्शन शामिल थे। ये थर्ड अंडरग्राउंड फेज का हिस्सा था। तो गलत कौन सा है? स्टेटमेंट 3 फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग्स ऑड वन आउट है, ये बिल्कुल गलत है। होम रूल लीग्स बहुत पहले 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने बनाई थी। उनका 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से जीरो कनेक्शन है। तो करेक्ट फेजेस हैं 1, 2 और 4। चलिए गियर्स शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन 1880 CAPF 2015, which of the following were party parts of the RIN mutiny? लिस्ट है: 1. इंडियन नेशनल आर्मी, 2. HMIS तलवार, 3. हंगर स्ट्राइक बाय नेवल रेटिंग्स, 4. लॉर्ड अर्विन। थीम: पोस्ट वॉर अपसर्ज। रॉयल इंडियन नेवी RIN म्यूटिनी ऑफ 1946 एक बॉम्बशेल इवेंट था। इसने ब्रिटिश को दिखा दिया कि वो अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी पर डिपेंड नहीं कर सकते। ऑप्शंस एनालाइज करें। हाँ, स्टेटमेंट 2 HMIS तलवार करेक्ट है, ये बॉम्बे में वो सिग्नल शिप था जहां से म्यूटिनी शुरू हुई। स्टेटमेंट 3 हंगर स्ट्राइक भी करेक्ट है, ये खराब खाने और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुआ था। और जो गलत है? स्टेटमेंट 1 इंडियन नेशनल आर्मी INA इनकरेक्ट है। INA ट्रायल्स ने एक पेट्रियाटिक एटमॉस्फेयर जरूर बनाया था,
जिसने नेवल रेटिंग्स को इंस्पायर किया, लेकिन आईएनए एज एन ऑर्गेनाइजेशन म्यूटिनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। और स्टेटमेंट 4, लॉर्ड इरविन, तो हंसी आने वाला गलत है। इरविन 1931 तक वाइसरॉय थे, 1946 में वाइसरॉय लॉर्ड वेवल थे, तो सिर्फ 2 और 3 करेक्ट हैं। अब इंडिपेंडेंस के फाइनल अप्रोच पर आते हैं। क्वेश्चन 189 से पीएफ 2015. Which of the following statements about the cabinet mission did not include? 1. A three-tier structure for the Union of India. 2. Formation of a constituent assembly. 3. Creation of a sovereign Pakistan with Sikh Muslim majority provinces. थीम, ट्रांसफर ऑफ पावर, कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, ब्रिटेन का आखिरी सीरियस अटेम्प्ट था पावर को एक यूनाइटेड इंडिया में ट्रांसफर करने का। फिर से हम ढूंढ रहे हैं किसने क्या नॉट इंक्लूड किया। हाँ, स्टेटमेंट 1, अ 3-tier स्ट्रक्चर, करेक्ट है। इसने एक कॉम्प्लेक्स फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था जिसमें प्रोविंसेस, प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स और एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी। स्टेटमेंट 2, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भी करेक्ट है। ये इसकी सबसे सिग्निफिकेंट और लास्टिंग रिकमेंडेशन थी। तो गलत कौन सा है? स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक्सप्लिसिटली एक सॉवरेन पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। इसने एक यूनाइटेड इंडिया के लिए आर्ग्यू किया, ये मानते हुए कि पार्टीशन अनवायबल होगा। 3-tier स्ट्रक्चर उनका कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था, एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान इज द की टेक अवे हियर। बिल्कुल। हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। चलिए अब सीरियस के क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन 194 फ्रॉम सीरियस 2020. On 31st December 1929, in which one of the following Congress sessions was proclamation of Purna Swaraj made? Options है अहमदाबाद, कलकत्ता, लाहौर और लखनऊ। ये हमारे हिस्ट्री का एक फाउंडेशनल मोमेंट है। आंसर है सी, लाहौर। दिसंबर 1929 का लाहौर कांग्रेस सेशन, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, हिस्टोरिक था। क्या हुआ था वहाँ? रवि नदी के किनारे आधी रात को ट्राई कलर को फहराया गया और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। और ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। इसीलिए हमने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे चुना। Goosebumps. Next, question 195, Serious 2020. Which one among the following was demanded by the All India Depressed Classes Leaders Conference at Bombay in 1931? ये सवाल सोशल जस्टिस के आसपास के पॉलिटिकल डिबेट के हार्ट में जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लीड की गई इस कॉन्फ्रेंस की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द अनटचेबल्स। उनकी ये डिमांड क्यों थी? डॉक्टर अम्बेडकर कन्विंस थे कि सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू, जहां डिप्रेस क्लासेस सिर्फ अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट कर सकते हैं, वो असली पॉलिटिकल पावर और रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकते हैं। ये डिमांड ब्रिटिश पीएम रैमजी मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 में मान ली थी। फिर गांधी जी का क्या रिएक्शन था? ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे गांधी जी के साथ एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिन्होंने इसे हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने का एक मूव समझा। उन्होंने यलवदा जेल में फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। उसका क्या रिजल्ट हुआ? उसका रिजल्ट था पूना पैक्ट ऑफ 1932। इस पैक्ट के तहत अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ने पर अग्री किया। बदले में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व सीट्स मिली। एक बहुत कॉम्प्लेक्स और इमोशनल चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 196 फ्रॉम सीरियस 2018. Which political party formally accepted the cabinet mission plan on 6th June 1946, which had rejected the demand for a sovereign Pakistan? ये एक ट्रिकी सवाल है। आंसर है सी, द मुस्लिम लीग। ये तो अजीब है। उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया एक प्लान जिसने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था? रीजन स्ट्रेटेजिक था। लीग ने प्रोविंसेस के कंपल्सरी ग्रुपिंग के प्रोविजन को सेक्शन बी और सी, मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स थे, फ्यूचर में एक डे फैक्टो पाकिस्तान हासिल करने के बैकडोर के रूप में इंटरप्रेट किया। उन्होंने इसे एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर एक्सेप्ट किया। और कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बाद में एक्सेप्ट किया, लेकिन ग्रुपिंग क्लॉज पर मेजर रिजर्वेशंस के साथ, जिसने आखिरकार प्लान को कोलैप्स कर दिया। चलिए एक रैपिड फायर मैच द फॉलोइंग करते हैं। क्वेश्चन 1917 फ्रॉम सीडीएस 2017. लिस्ट आई में है ए, रॉलेट एक्ट, बी, सॉल्ट मार्च, सी, चौरी चौरा इंसिडेंट, डी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन्हें लिस्ट 2 के ईयर से मैच करना है। चलिए करते हैं। ए, रॉलेट एक्ट था 1919 में, बी, सॉल्ट मार्च 1930 में, सी, चौरी चौरा इंसिडेंट जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करवाया, वो हुआ 1922 में, और डी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे गांधी ने अटेंड किया, वो 1931 में हुई। ये की ईयर्स याद रखना नॉन निगोशिएबल हैं दोस्तों। क्वेश्चन 19.8 फ्रॉम सीडीएस 2017. एक और सॉल्ट मार्च पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1. The salt march was deliberately ignored by the European media. 2. The salt march was widely covered by the American and European press. 3. The salt march was the first nationalist activity in which women participated in large numbers. 4. The salt march impressed upon the British the urgent need to devolve more power to Indians. इसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, जिसे ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। हम एक्सटेंसिव इंटरनेशनल कवरेज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सही है। स्टेटमेंट 3 को हम करेक्ट मानते हैं ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। और स्टेटमेंट 4 डेफिनेटली करेक्ट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शेयर साइज ने ब्रिटिश को डरा दिया और उन्हें नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए मजबूर किया, यानी गांधी-इरविन पैक्ट और आरटीसीज। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। अब आते हैं क्वेश्चन 1999 फ्रॉम सीडीएस 2017 पर 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में।
4 स्टेटमेंट्स हैं, हमें करेक्ट वाले ढूंढने हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। ओके। स्टेटमेंट 1। Only about 10 to 12% of the population had the right to vote. ये करेक्ट है। 1935 एक्ट के अंडर फ्रेंचाइज प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तक लिमिटेड था। Statement 2. स्टेटमेंट 2। द अनटचेबल्स हैड नॉट द राइट टू वोट। ये इनकरेक्ट है। 1935 एक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस को वोटिंग राइट्स दिए थे, हालांकि वो लिमिटेड फ्रेंचाइज के अंदर ही थे। ठीक है, अगला। स्टेटमेंट 3। द कांग्रेस वन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ये करेक्ट है। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और आखिरकार 11 में से 8 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई। और मुस्लिम लीग के बारे में स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4। द मुस्लिम लीग वन मोर देन 80% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और ये इनकरेक्ट है। लीग की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। वो किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में मेजॉरिटी नहीं जीत पाई और रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स में से 25% से भी कम जीती। तो कंक्लूजन ये है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट हैं। बस 3 और सवाल। Hang in there everyone. Question 200 from CDS 2015. Which would be the most appropriate description concerning the Punjab Naujawan Bharat Sabha? पंजाब नौजवान भारत सभा लेजेंडरी भगत सिंह ने 1926 में फाउंड की थी। ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका क्लियर सोशलिस्ट झुकाव था। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था ए टू डू पॉलिटिकल वर्क अमंग यूथ, पेजेंट्स एंड वर्कर्स, और उन्हें इंडिया में एक सोशलिस्ट रिपब्लिक के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करना। ये ओपनली एंटी कम्युनल थी और क्लास स्ट्रगल पर फोकस करती थी। समझ गई। भगत सिंह की यूथ ऑर्गेनाइजेशन। Question 201 from CDS 2014. The Gadar Party, formed in the USA, was determined to start a revolt in India. Which among the following provinces did the party choose to begin its armed revolt? गदार पार्टी जो 1913 में यूएसए के वेस्ट कोस्ट पर बनी थी, उसमें ज्यादातर पंजाबी इमिग्रेंट्स थे। उनका प्लान वर्ल्ड वॉर 1 के मौके का फायदा उठाकर इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ एक मैसिव आर्म्ड रिबेलियन ट्रिगर करना था। तो उन्होंने कौन सा प्रोविंस चुना? क्योंकि उनके ज्यादातर मेंबर्स पंजाब से थे और प्रोविंस में बहुत सारे एक्स सोल्जर्स थे, उनका चुना हुआ बैटल ग्राउंड था ए पंजाब। उन्हें उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को म्यूटिनी के लिए उकसा सकेंगे। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी सवाल पर। Question 202 from CDS 2014. Which among the following was the reason for the resignations of the Indian ministers in all the provinces in the year 1939? ये एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जिन्होंने 1937 इलेक्शंस के बाद ऑफिस संभाला था, उन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1939 में एक साथ रिजाइन कर दिया। रीजन क्या था? रीजन था इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ पार्टी टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जर्मनी के साथ वॉर में है, बिना किसी इंडियन लीडर से कंसल्ट किए। इसका क्या असर हुआ? कांग्रेस ने इसे इंडियन डेमोक्रेसी की बेइज्जती समझा और ये प्रूफ माना कि उनके पास जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो एक धोखा था। उन्होंने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया, जिसने कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच की खाई को और बढ़ा दिया और कुछ साल बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का रास्ता तैयार किया। फ्यू, क्या मैराथन था! हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, रेवोल्यूशनरी प्लॉट्स, मास मूवमेंट्स और इंडिपेंडेंस के कॉम्प्लेक्स रास्ते को नेविगेट किया। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, सच में। और अगर हम जूम आउट करें तो आज की ये गहरी चर्चा कुछ की पैटर्न्स दिखाती है। जैसे कि पहला, फ्रीडम स्ट्रगल कभी मोनोलिथिक नहीं था। ये गांधी के मास मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरीज के सैक्रिफाइसेस और सोशलिस्ट्स के इकोनॉमिक जस्टिस के लिए पुश का एक डायनामिक इंटरप्ले था। सही है। दूसरा, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस जैसे 1935 एक्ट हमेशा टू लिटिल टू लेट का केस थे और हमेशा एक कैच के साथ आते थे जो अल्टीमेट ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखता था। और तीसरा, और आखिर में 1940s तक क्विट इंडिया जैसे मास मूवमेंट्स और RIN म्यूटिनी जैसे आर्म्ड फोर्सेस में रिबेलियन के साइंस के साथ ब्रिटिश समझ गए थे कि अब गेम खत्म हो चुका है। सवाल ये नहीं था कि इंडिया आजाद होगा या नहीं, बल्कि कैसे और कब होगा। बिल्कुल, अ परफेक्ट समरी, और इससे हमारे लिसनर्स के लिए एक पावरफुल थॉट भी मिलता है। इसके बारे में सोचिए। कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 ने एक यूनाइटेड इंडिया प्रपोज किया था, एक कॉम्प्लेक्स फेडरेशन जिसमें माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए 3 टियर्स थे। ये पार्टीशन से बचने का आखिरी असली मौका था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने शुरू में से एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर इंटरप्रिटेशन पर डिसएग्री कर गए। क्या होता अगर उन्होंने इसे काम करने का कोई तरीका ढूंढ लिया होता? एक यूनाइटेड फेडरल साउथ एशिया आज कैसा दिखता? इंटरेस्टिंग। इसका कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग व्हाट इफ है जिस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इस थॉट प्रोवोकिंग नोट पर इस इनक्रेडिबल सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों का जो इस सफर में हमारे साथ टिके रहे, आपकी एनर्जी अमेजिंग है। थैंक यू। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस चर्चा को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। अगली बार तक सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।